पैसे देख के कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि भाई घूमने का है विदाउट यूजिंग द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द मनी। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे बिल्कुल भी जाया नहीं जा सकता? आई वॉज इन म्यांमार फॉर 8 days। वहाँ पे मैं 2 cities में घूमा। एक पर्सन के चेहरे पे मैंने स्माइल नहीं देखी। माई फैमिली इज वेजिटेरियन, किसी ने अंडा को टच नहीं किया, मांस मच्छी को टच नहीं किया। एक दिन मुझे उसके घर पे गेस्ट आ गया, उसने बोला हमारे यहाँ पे फीस्ट है, तो मैंने बोला चलो चलते हैं। ऊपर एक प्लेट रखा था, उसके बाद में एक ग्रेवी था, बहुत थिक ग्रेवी था। मैंने बोला इसमें क्या है? उसने हरिन का पिक्चर निकाला और बोला कि हरिन का जो बच्चा पैदा हो गया ना, वो जमीन को नीचे पड़ने से पहले उसको कैच किया और उसको उठा के हमने उसका बनाया है। ये लोग ऐसे रहते हैं, जब तक फ्रेंडली है ना, फ्रेंडली है, जब इनका सटक गया ना तो आपने ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रॉस किया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वैसे लैंड मास में बहुत बड़ा है और जैसा आपने कहा बीच में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कैसा होता है कि सर जो फर्स्ट विलेज एंड लास्ट विलेज वो जो है उसमें लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उस वक्त मुझे एक लिफ्ट मिल गई साइको पर्सन के साथ। तो उसने उसका कैप निकाला, बोला मेट आई एम फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो उसने ऐसे करके दिखाया, उसका सर यहाँ पे फटा हुआ था। तो ही प्रपोज मी, भाई यहाँ पे हम रोड से अंदर चले जाएंगे, ऐसा एक आधा गाड़ी ढूंढ लेंगे, उसके 2-4 पार्ट ले लेंगे, $500 मिल गए तो यार विल हैव पार्टी। माय मदर ऑलवेज से, भाई जब आपको ऐसा इजी मनी दिखता है ना, वो जितना इजी लगता है ना, इजी तो कभी नहीं होता। उस दिन हमारा दिमाग घास खाने चला गया था, तो हमने उसको हाँ बोल दिया। हम ऑस्ट्रेलिया से चिली गए थे। उस कंट्री में मैं जब था, वहाँ पे इतनी आग लगी थी कि वहाँ का 1/3 जो कंट्री है ऑलमोस्ट बर्न हो गया था। Raging wildfires in Chile have killed at least 18 people and forced tens of thousands to flee their homes. माताजी ने बोला यार यू आर द शेम, या तू उनका खाना खा रहा है, उनका पानी पी रहा है, उन पे बोझ बन के रह गया है, और भाई कोई हेल्प करो ना उसको। तो नेक्स्ट डे मैं कुछ लोगों से पूछा क्या करना है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है तो हमारे सेक्शन में आ गए एंड द प्रेसिडेंट सेड व्हाट्स योर नेम, कम ऑन गिव मी द हग। तो पॉइंट इज दैट दिस ऑल हैपन, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू मीट प्रेसिडेंट एंड एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ माय मदर आस्क्ड मी टू गो देयर। शिव भगवान के 2 बच्चे कार्तिकेय और गणपति, दोनों में शर्त लगी थी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तो शिव भगवान ने कहा कि पृथ्वी के पूरे चक्कर जो पहले लगा के आएगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। कार्तिकेय गए पृथ्वी की पूरी चक्कर लगाने और गणपति ने स्मार्टली माँ बाप के 3 चक्कर लगाए। वैसे ही 3 साल 3 दिन पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले एक हमारे आज के गेस्ट हैं, जिनका लाइव एक्सपीरियंस है पूरी पृथ्वी लिफ्ट लेके या बिना पैसे के घूमने का। आज जानते हैं। आज हमारे साथ हैं विष्णुदास चापके जी, जो कि भारत के पहले और अब तक के एक लौते आदमी हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी को सरकम नेविगेट किया है, यानी प्रदक्षिणा लगाई है बाय लैंड। भले आप ट्रैवल पसंद करते हैं या नहीं, आज का पॉडकास्ट आपके लिए एक लाइफ लेसन लेके जाएगा जो कि आपको पूरे एंड ऑफ द पॉडकास्ट तक समझ में आ जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वास्को डी गामा इंडिया ढूंढने आया था, तो विष्णु डा गामा ने कोई देश ढूंढा है क्या भारत के लिए? सर वी आर सो मॉडर्न वर्ल्ड नाउ, almost whole world and everything is like discovered by the Google. अच्छा। So there is nothing per se like which is not discovered. अच्छा yet. तो मतलब कोई भी नया देश ऐसा डिस्कवर नहीं हो सकता, ऐसा आप बोल रहे हैं? जी सर। एक मैंने ना अभी ये गेम्स हुए थे, ओलंपिक गेम्स हुए थे, इसमें नेहरू करके एक देश से एक ही पार्टिसिपेंट था और वो स्मॉलेस्ट कंट्री, मैंने सोचा देख लूँ गूगल मैप पे। तो मैंने जो देखा ना, तो ऑस्ट्रेलिया से लेके तो मेन लैंड है शायद अफ्रीका है ना, एशिया, उसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड है। मैं सोच रहा था शायद 1100 स्क्वायर मीटर्स का ही प्लॉट है, वो पूरा देश ही है। मैं सोच रहा था वहाँ से आदमी ने ना इंटरनेट होगा ना वहाँ से वो कैसे, ऐसे अजीब मुझे लगा कि वहाँ से भी एक आदमी उड़ के आया होगा ओलंपिक्स में और वो कब पहुँचेगा वहाँ पर। तो ऐसे ऐसे देश हैं। तो एक्चुअली आपने अभी हमें बताया कि 35 कंट्रीज़ आप घूमे हैं, तो ये कंट्रीज़ घूमने का कारण क्या था? आपके माइंड में ये संकल्पना कैसे आई? सर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे दिमाग में कोई नहीं था, मुझे सिर्फ 2 या 3 महीने का ट्रैवल टाइम था। तो मुझे 3 महीने में घूम के आना था। तो मेरा प्लान था नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया घूम के आना है। तो एक कोलकाता में फ्रेंड का शादी था, तो शादी के लिए मैं मुंबई से कलकत्ता गया और वहाँ पे दिमाग में प्लान आया कि क्यों ना यार म्यांमार जाके आ जाए। तो म्यांमार इज़ वेरी वोलेटाइल कंट्री। आप
मतलब हिस्ट्री में देखोगे इट्स ऑल द वॉर गोइंग ऑन देयर। हाँ, म्यांमार में। जी। और वो आप इनलैंड ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब भारत की जो बॉर्डर है उससे आप इस बॉर्डर में नहीं जा सकते क्योंकि दोनों तरफ भी आर्मी है और एक ही दरवाजा है जाने के लिए, और वहाँ से आपको एंट्री नहीं है। और वो कौन से राज्य से है दरवाजा? ये मणिपुर में है सर। ओके। तो वहाँ पे आपको अलाउड नहीं है क्योंकि दिस इज़ वेरी डेंजरस कंट्री बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और एम्बेसी आपको आने नहीं देगी, बोलते इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस कम बाय द फ्लाइट। सिविल वर्क हमेशा चालू रहता है म्यांमार में, पर अभी भी चालू रहता है क्या? अभी भी फिर जोर से शोर से शुरू है। और क्या मतलब आपको मालूम है क्या पॉलिटिकल सिनेरियो क्या मांग रहे हैं वो लोग, मतलब डू दे हैव गन्स एंड एवरीथिंग देयर? सर it is vested interest of multiple countries, so it would not be like disclose all these things publicly, but there are ethnical groups supported by different countries. They are getting very like sophisticated weapons. हाँ, तो That's why. डिस्ट्रेस रहे ऐसा लोग चाहते हैं म्यांमार में। Yes sir, there are major powers, they always want, यदि भारत के साइड में कोई आग जल रही है हाँ, तो जो दुश्मन है उनको चाहिए कि ऐसा कुछ हो जाए नज़दीक में, तो देर विल बी लाइक इंडिया नीड टू गिव अटेंशन देयर, डाइवर्सिफाई हो जाए। तो आपका कुछ एक्सपीरियंस है उनके साथ? सर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि दे वर नॉट, द म्यांमार एम्बेसी वॉज वेरी रिलक्टेंट टू गिव मी वीज़ा। वो बोल रहे थे भाई साहब आप जाइए मत, आप जाएंगे वहाँ पे अटक जाएंगे तो आपकी खुद की जान आप इसमें डाल रहे, खतरे में। बिसाइड्स इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इंडिया और म्यांमार का वो भी जियोपर्डाइज हो जाएगा, तो आप कृपा करके लैंड से मत जाइए। तो वहाँ टूरिज्म नहीं होता क्या? सर देर इज़ अ वॉर, देर इज़ नो टूरिज्म, देर इज़ ओनली वॉर टूरिज्म, दैट्स अ गन टूरिज्म। तो फिर आप क्यों जाने का सोच रहे थे? सर क्योंकि तब तक तो आपने मतलब वर्ल्ड घूमने का सोचा नहीं था, जी, मतलब आपके कंसेप्ट में ही नहीं था, तो म्यांमार ही पहले क्यों सोचा? वाई म्यांमार फर्स्ट? म्यांमार इसीलिए फर्स्ट है कि दैट इज़ ओनली कंट्री वेयर वी कैन गो आउट ऑफ इंडिया। आप पाकिस्तान से नहीं जा सकते, आपको वहाँ ऊपर अच्छा, लैंड से आउट ऑफ इंडिया जाने का वो एक ही कंट्री आप बोल रहे हो? जी सर, इंडिया इज़ लाइक फ्रॉम द नॉर्थ साइड इट्स लैंड लॉक, एक साइड में है पाकिस्तान तो आप उधर नहीं जा सकते, एक तरफ चाइना है। ऑन द मैप यू कैन सी अफगानिस्तान, मैप पे देख सकते हैं। हाँ, दूर है मतलब टॉप उसमें, लेकिन नहीं। पीओके है। हाँ, पीओ की वजह से नहीं जा सकते। हाँ। इधर नेपाल भूटान है बट दैट इज अगेन ब्लॉक बाय चाइना। और तिब्बत का वो सब हिमालयाज भी आ जाता है, तो वैसे भी क्रॉस करना आसान नहीं है। यस दैट इज ट्रू, इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस, सो देयर इज ओनली वन वे टू क्रॉस। नेपाल से हम चाइना नहीं जा सकते? नहीं, उधर पूरा वो जो है ना पूरा पर्वत रेंज है ना, और सीधा जाने के लिए वो तिब्बत वाला एरिया जाता है आई थिंक। आप जा सकते हैं टेक्निकली यस, बट आपको चाइना वीज़ा इतनी जल्दी नहीं देगा एंड नेचुरल बैरियर्स भी हैं। ठीक है, अब म्यांमार की बात कर रहे थे फिर। अच्छा, तो म्यांमार वॉज, अच्छा म्यांमार एम्बेसी वॉज रिलेक्टेंट टू गिव मी वीज़ा फॉर मल्टीपल रीजन्स। एक तो मेरी सुरक्षा, दूसरा मेरी वजह से वहाँ पे न्यूज़ बन जाएगा, आई विल बी द सॉफ्ट टारगेट, किसी ने उठा लिया बोल दिया भाई इंडिया को कि इसको पकड़ लिया है, गिव अस लाइक $100,000, तो दे सेड नो डोंट गो देयर। तो आई वॉज लाइक एडमेंट, आई वॉज काइंड ऑफ एडमेंट एंड नेक्स्ट डे आई कैन वेंट देयर। मुझे लगा ये वो जो पर्सन है सी विल नॉट बी देयर, कल कोई और आ जाएगा। तो कल मैं गया तो वही लेडी थी, फिर से रिक्वेस्ट किया, सो आई वेंट देयर 4 days, 4 days वही लेडी थी। तो बाद में उसने बोला कि सर मैं मेरे बॉस से एक बार चेक करके आपको बता देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा यार यदि म्यांमार वीज़ा देता है तो मैं एक ट्रैवल करूँगा बॉम्बे टू बैंकॉक और एक किताब लिखूँगा। सो दैट वाज फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में आ गया कि यार बॉम्बे टू बैंकॉक इट विल बी लाइक अमेजिंग स्टोरी, लैंड ट्रैवल। या बाय लैंड। सो दैट वाज द पॉइंट। आई वॉज इन म्यांमार फॉर 8 days. ओके, माई वीज़ा वॉज फॉर लाइक एटलीस्ट 3 weeks, 21 days समथिंग। सर वहाँ पे मैं 1-2 cities में घूमा, एक पर्सन के चेहरे पे मैंने स्माइल नहीं देखी। तो जनरली बोलते हैं कि आप चर्च में जाओगे ना तो लोग हंसते हैं वहाँ पे, मंदिर में वगैरह। हाँ चर्च में, मंदिर में। पहले मैं चर्च में गया तो संडे मॉर्निंग में सब लाइक हंसना क्या होता है पता ही नहीं उनको। पता ही नहीं है सर। दूसरे दिन मैं पागोड़ा में गया तो वहाँ पे फीस था, वो भी पे करके गया फॉरेनर्स के लिए।
तो वहाँ पे भी कुछ नहीं था और 2-3 जगह पे गया तो सर इन दैट कंट्री आई डिडंट सी द स्माइल और मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था। तो सर मैं वहाँ पे 8 दिन रहा। नेक्स्ट दिन मैं आफ्टर 9th डे मैं बैंकॉक की तरफ स्टार्ट। क्या कारण था? सब कोई हंस नहीं रहा था। सर जब आपके खाने के लाले हो जाए और वहाँ पे मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक बोरी चावल के लिए बच्चा बेच देते हैं। बच्चा बेच देते हैं? जी। लेकिन ऐसे हालात क्यों हैं वहाँ पे? और आज के डेट में इतना मॉडर्न ज़माना हो चुका है तो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। और लोग खेती क्यों नहीं कर रहे? मतलब बच्चा बेच देते हैं चावल के लिए, ये क्या बात है? सर खेती करने के लिए आपको पहले खेती चाहिए, उसके लैंड लिए चाहिए। लैंड चाहिए और लैंड पे कोई टैंक आना नहीं चाहिए। उसको आपको ये उगाने के लिए सब चीज़ें पानी, चाहिए, खाद सब हाँ, चाहिए। तो फिर आप म्यांमार से वापस इंडिया आ गए? सर एक्चुअली माई प्लान वॉज दिस कि बैंकॉक तक पहुंच गए। सो द प्लान वॉज लाइक आई वॉज मेकिंग प्लान टू गो बैक। तो 2-3 दिन मैंने बैंकॉक वगैरह घूम लिया, सब कुछ कर लिया। एंड एक फ्रेंड था, मैंने उसको बोला कि भाई उस फ्रेंड ने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि ये प्रॉमिस ऐसा था कि जब भी तुम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ हो गया और तुम्हें रिटर्न आना है तो आप मेरे फ़ोन के व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल दे देना, मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा और आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहाँ पे आपका फ़्लाइट टिकट आ जाएगा रिटर्न का। तो मैंने उसको फ़ोन किया, भाई साहब हम यहाँ पे पहुँच गए बैंकॉक में, अभी और 2-4 दिन घूम लेते, तो आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें फ़्लाइट टिकट रिटर्न दे देंगे। बोला हाँ बता दो कब का करना है। तो उनकी जो देवी जी है वो सुन रहे थे कन्वर्सेशन। उसने बोला गिव मी द फ़ोन, गिव मी द फ़ोन। तो दे दिया उन्होंने फ़ोन। तो बोली विष्णु, बोले यस मैम। यार देख मेरी अभी अभी पहली सैलरी मिल गई है और मैं कुछ मेमोरेबल करना चाहता हूँ इस सैलरी से। तो हमने बोला यस, हर एक को कुछ लगता है। मैंने मेरी फर्स्ट सैलरी से टॉयलेट बनाया था घर पे। तो बोली सी मेरा आइडिया है, हम तो घूम नहीं सकेंगे तो आई ट्रांसफ़र माई फर्स्ट सैलरी टू यू, तू एक कंट्री घूम के आना, नेक्स्ट वाला जो भी तेरा मैप पे है वीज़ा करके ढंग से घूम के आना। तो मैंने बोला इट्स लॉटरी। विष्णु सर ऐसे दोस्त आपको ही मिलते हैं। हमको तो कभी हम लोग हमको पड़ोस में सिटी में जाने के लिए भी पैसे नहीं मिलते। आप दोस्त वाइज तो बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि उनकी वाइफ्स आपको उनका फर्स्ट सैलरी दे रहे हैं। वो भी पूरा ही सुन ले ना। भाई, तुम लोग का फर्स्ट सैलरी दो, मैं भी घूम के आता हूँ कहीं। मुझे भी ले चलना थोड़ा सा। तो सर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया सैलरी। लाओस में पहुँचे तो लाओस में आ गए और लाओस भी थोड़ा सा घूम लिया इधर उधर। तो फिर लाओस में मैंने उस फ्रेंड को बता दिया भाई अभी यहाँ पे आ गए। तो बोला यार कल ग्रुप व्हाट्सएप के ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था कि तू यहाँ पे पहुँचा है। तो दूसरा एक फ्रेंड है उसने भी बोला है कि यार तुझे नेक्स्ट कंट्री का स्पॉन्सर कर रहा है वो। अरे वाह। तो मैंने बोला यार यस, क्या ये सच है या मैं सपना देख रहा हूँ? ऐसा होता है? तो सर लाओस हो गया, उसके बाद में दूसरे फ्रेंड ने वियतनाम का दे दिया। और एक दूसरा फ्रेंड था वो यूपीएससी में जब मैं कॉलेज में था तो वो हमारे साथ कॉलेज में थे बट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। सो वो बड़े अच्छे खासे ऑफिसर भी बन गए थे। तो बोले क्या कि नाम है? अब नाम ले सकेंगे तो अच्छा है। नाम वो सर बताना अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई यार सब ग्रुप तुझे हेल्प कर रहा है, मुझे भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है। और सुन तू चाइना कब जा रहा है, चाइना का जितना खर्चा आएगा वो मेरे पे बिल फाड़ देना। टेंशन मत लो, आपको भी ऐसे दोस्त मिलेंगे। वाह वाह। तो सर बेसिकली मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। सर एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि आप पैसे दे के कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। तो मेरा एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि भाई घूमने का है हाँ बट विदाउट यूजिंग द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द मनी। करेक्ट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, वेरी गुड विष्णु। तो जो मॉनेटरी कंसेप्ट है वो यूज़ नहीं करने का, हाँ तो पैसा यूज़ नहीं करना ट्रैवल करने के लिए, बट कोई चीज़ फ्री में भी नहीं लेने का है। हाँ तो हाउ इज़ वर्क। तो मैं रास्ते पे चलता था,
जिस तरफ जाना है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे बैंकॉक से ईस्ट की तरफ जाना है, तो रास्ते पे मैं पीछे एक बोर्ड लेके रखता था कि मुझे इस तरफ जाना है, पीछे शहर का नाम, और चलता था हाथ में बैग वगैरह, और लोगों को गाड़ी को हाथ दिखाता था ऐसे कि भाई लिफ्ट दे दो। तो जनरली मेरा एक रूल है सर, आप 100 लोगों को बोल दोगे कोई चीज़ की, रिक्वेस्ट कर दोगे कि एक बंदा आपको ज़रूर मदद करेगा, बट वो 100 का आंकड़ा हमें पार करना होता है। पार करना होता है। तो आप जनरली 99 तक एक मिल जाता है, तो मुझे भी मिलता था। तो मैं ट्रैवल करने के लिए लिफ्ट लेता था, बट आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू डू दिस, इट्स समटाइम्स रियली रियली डेंजरस। क्योंकि कौन आपको लिफ्ट दे रहा है पता नहीं चलता है, क्योंकि आजकल तो लिफ्ट देना भी बहुत एक्सीडेंट सुनने मिलते हैं हमको, इंसिडेंट्स। जी। और रहने के लिए मैं क्या करता था कि देयर आर सम वेबसाइट वर्क अवे नाम से, तो उन पे रिक्वेस्ट डालता था कि हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक आई विल बी इन द पेरिस, और आई विल बी इन द बर्लिन, आई विल बी इन द बोलिविया, तो डू यू नो एनी फ्रेंड? तो जनरली इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज लॉट ऑफ इंडियंस आर देयर। तो रिप्लाई आता था फेसबुक पोस्ट के, भाई मेरे चाचा के मामा का, भाई का, चाचा का, अंकल का एक जो भतीजा है उसका एक फ्रेंड है, उसकी दोस्त है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे आपको कैंपिंग लगाने के लिए मिल जाएगा, या उसके गैरेज में मिल जाएगा, या वो आपको एक रूम मिलेगा, तो आपका हो जाएगा 2-4 दिन का रहने का। ये इंटरनेट की ताकत है जी। और जहाँ पे रहते थे, तो मैं आई विल मेक श्योर उनके पहले दिन से उनके घर का मेंबर बन के रहता था। जो प्लेट्स हैं खुद साफ कर लेता था, जो भी काम दिख रहा है घर में, आई विल द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड दैट वर्क। साफ करना है घर, टॉयलेट साफ करना है, जस्ट लाइक मैं मेरे घर में जो करता था वो वहाँ पे करता था। तो ट्रैवल लिफ्ट लेके किया, और रहने के लिए ऐसे हैक करता था या रिक्वेस्ट करता था फेसबुक पे। तो दिस इज़ हाउ इट वाज गोइंग। लेकिन आप लोगों के घर पे जब रहना चाहते हैं, तो भारत में भी हम देखते हैं कि मेहमान नवाजी के लिए बहुत लोग कहते हैं कि यार आप राज्य में जाते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छी मेहमान नवाजी होती है। तो अलग अलग देशों में लोग आपको कैसे वेलकम करते थे? सर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक कल्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ दिस वन। तो नॉर्मली इन इंडिया वी आर वेरी एक्साइटेड। लाइक मेरे यहाँ पे जब आता था कोई, तो वी आर लाइक वेरी मच, सर आपको लगेज दे दो, इधर रख दो, मेरे पास है तो मैं रख दूंगा। लाइक वी आर वेरी लाइक वेलकमिंग और एक्साइटेड। लड्डू भी खा लो, बर्फी भी खा लो। बट अदर कंट्रीज में दे आर लाइक बिट काम, जैसे आ गए, प्लीज हैव अ सीट, and they will show you this is a toilet, this is a bathroom, and food will be served here. Toilet is like this is like this, you can put off the lights here and make yourself comfortable. It is like calm. सब कंट्रीज में ऐसे ही देखा आपने? Generally like every country has some of this, but in India like we are very excited. अतिथि देवो भव है जी। विष्णु जी, आप जब इतनी, पहले तो आपने बोला आप शायद थाईलैंड से वापस आने वाले थे, फिर आपने देश घूमने का सोचा। मैंने भी कई बार सोचा है, लेकिन फैमिली प्रेशर या शादी होने के बाद जाने को नहीं जमा। तो आपकी शादी नहीं हुई थी तब तक? नहीं सर, मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त। तो फिर मतलब फिर शादी ट्रैवल के बाद हुई? सर 1 year आफ्टर द लाइक 1 साल बाद ट्रैवल की शादी हो और गई। ट्रैवल में ही कोई मिली है कि कोई महाराष्ट्र से मिली? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ट्रैवल में ही मिली थी सर। तो फिर वो इंडियन है? नो सर, शी इज अ मैक्सिकन सिटीजन सर। अरे कूल। तो उसकी तो आप मेक्सिक का अभी तक पहुंचे नहीं हम लोग, राइट, आपकी जर्नी में? नहीं। हाँ, तो पहुंचते हैं वहाँ पे। ठीक है, कूल। लेकिन फिर भी मुझे एक प्रश्न ऐसा है कि माँ बाप को तो चिंता होगी, विष्णु बेटा वापस आ जाओ, कहाँ घूम रहे हो? ऐसा मतलब ऐसा ही भटकंती म्हणतो तसा अपन भटक रहे हैं, तो कुछ किसी फैमिली से प्रेशर नहीं आया कि वापस आ जाओ? सर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पेरेंट्स को बताया था कि मैं लाइक 3 month में रिटर्न आ जाऊँगा। तो हुआ ऐसा कि जब स्टार्टेड गोइंग ऑन, मेरी माता जी है वो हर बार पूछती थी कि कब आओगे। बट देयर वाज वन पॉइंट, मैंने चाइना में एक बार डिक्लेयर कर दिया कि मैं पूरी पृथ्वी को प्रदक्षिणा करूँगा। तो माता जी ने बोला ठीक है। तो उसके बाद जो इवेंट ऐसा हो गया कि डिमोनेटाइजेशन आ गया सर। अच्छा। तो डिमोनेटाइजेशन में सर मेरा बैंक मुझे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था पैसे। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया में था, किसी के घर पे 2-4 दिन रुक सकते हैं, बराबर। तो मेरा तो 3 महीना वहाँ पे कटना था सर। तो उस वक्त
वो जो वहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है सिडनी में, सिडनी हाउस ना, सिडनी ओपेरा 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 हाउस ओपेरा ओपेरा तो हाउस। सिडनी में ही है। अच्छा, हाँ, बोल। so that opera house हाँ I had really bad memories about it because हर दिन मैं वहाँ पे जाके रोता था कि why the hell I came here। क्यों? खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए पैसे नहीं है, बैंक में पैसे है बट नहीं आ पा रहे हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से। बैंक के मैनेजर को हर दिन मेल लिखता था, 2-4 दिन यहाँ पे 2-4 दिन वहाँ पे रहता था, फिर 4 दिन बाद आपको और होस्ट ढूंढना है। सर रोना आता था कि पेट में खाली पेट है, होस्ट ढूंढना है, और उस सिटी में है इंडियंस बट कितने दिन आप उसको परेशान करोगे? 2-3 महीना तो किसी के इसमें नहीं रह सकते। तो एक दिन मैंने माता जी को बोला कि यार हम सोच रहे रिटर्न आने के लिए। हाँ तो हमने बोली, माता जी ने बोला चाइना में जित होए तो हमने आपको बोला था रिटर्न आ जाओ। हाँ आपने उस वक्त बोला कि हम पूरी पृथ्वी का प्रदक्षिण करके आएंगे। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि आप रिटर्न नहीं आएंगे पूरा प्रदक्षिणा करके माँ ने बोला जी, और यदि आपको आना है तो आपका हाथ पैर तुड़वा के आ जाओ ऑन अ मेडिकल ग्राउंड। यदि आप एक पीस में आओगे तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी। अरे वाह, तो आपने एक बार कमिट किया, उसको करना है। वेरी गुड। आपकी माता जी ने बोला कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके ही आना, ये एक्चुअली कंसेप्ट क्या है? पृथ्वी की प्रदक्षिणा यानी कि भगवान की प्रदक्षिणा करना, वैसा हुआ? जी सर, पृथ्वी की प्रदक्षिणा और भगवान की प्रदक्षिणा जनरली लाइक उसका जो रूल्स है वो सेम है। हाँ जैसे हम भगवान को प्रदक्षिणा करने के लिए एक सर्कल कर देते हैं, हाँ तो उस सर्कल करते तो कुछ रूल्स होते हैं हाँ कि जब आप सर्कल कर रहे हैं तो आपके मन में ख्याल अच्छे होने चाहिए, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, या फिर आप यू टर्न लेके पीछे नहीं जाएंगे। तो सिमिलर सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आपको पूरी पृथ्वी का प्रदक्षिणा करना है। इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। एक हवा से कर सकते हैं, एक पानी से कर सकते हैं, और एक ज़मीन से कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा लोगों ने समुद्र से किया है। ओके, रिलेटिवली ईजी है, आपको बहुत कम वीज़ा लगता है, बहुत कम परेशानी होती है, आपके पास खाना वगैरह अच्छा जहाज़ है तो आप कर सकते हैं। और कंटिन्यूस वो जहाज में रहना होता है उसमें। हाँ, एक बार आपने स्टार्ट किया तो आपको स्टार्ट करना है। ये लैंड पे उतर सकता है ना जहाज से, बीच में रुकती उतर होगी हर सकता है, जगह फिर, तो तुम्हें रिफ्यूलिंग और राशन तो लेना ही पड़ेगा ना। डिपेंड सर, कुछ लोग होते हैं वो एक ही गो में करते हैं। इतना एक ही बड़ा ship शिप होता है, क्योंकि रिफ्यूलिंग तो करना ही पड़ेगा। डिपेंड सर। हाँ इंडिया में कैप्टन दिलीप दोंडे जी थे, हाँ उन्होंने 4 बार रिफ्यूलिंग वगैरह किया। अच्छा उनके जो शिष्य है अभिलाष टॉमी जी, हाँ, उन्होंने एक ही बार सब कुछ ले लिया, एक ही शिप ले लिया और पूरे पृथ्वी को कितना बड़ा शिप होता है? सर अपने 1 BHK फ्लैट से कम होगा सर। और खर्चा कितना आएगा एक बार जाने के लिए और वापस आने के लिए इंडिया? उनका तो स्पॉन्सर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था सर। अच्छा, मेरा तो इट वाज मतलब वो आराम, थोड़ा बहुत रिलेटिवली आराम से था। नहीं 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 नहीं, हमारा तो सर, आपका नहीं बोल रहा हूँ, उनका बोल रहा हूँ। मेरा खर्चा था पूरा 19,80,000 रुपये। और वो आपके आए कहाँ से थे? वो तो सेविंग होगा। पहली फेज में हमने फर्स्ट स्टेज बैंकॉक तक हमने हमारा यूज़ किया। सेकंड स्टेज में हमारे फ्रेंड्स लोगों ने उनके सैलरी का पोर्शन दे दिया। थर्ड स्टेज में जब मैं अर्जेंटीना में था तो आदरणीय श्री रतन टाटा जी साहब को कहीं से न्यूज़पेपर में से पता चला कि यार एक ऐसा इंडियन है जो पूरी पृथ्वी का प्रदक्षिणा करना चाहता है और ज़मीन से करना चाहता है। अभी वो अर्जेंटीना में लटका हुआ है और उसके पास पैसे कम हैं। तो टाटा ट्रस्ट ने हमें पैसे भेज दिए। ओके, तो उसकी वजह से रेस्ट ऑफ द जर्नी हो आपका गया। हो गया। आप ऑस्ट्रेलिया का किस्सा बता रहे थे, अब डिमोनेटाइजेशन हुआ था वहाँ पे और आपको 3 महीने रुकना था। 3 महीने क्यों रुकना था आपको ऑस्ट्रेलिया में? मुझे पता नहीं था कितने दिन रुकना है, बट मुझे ये पता था कि मुझे बहुत देर तक रुकना है, क्योंकि मेरा जो बैंक है SBI बैंक मादम कामा रोड, वो मुझे बैंक के पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे। तो जो मैं न्यूज़ सुन रहा था इंडिया की आ रही थी कि कोई वहाँ पे किसी को हार्ट अटैक आ गया बैंक में, किसी को ये हो गया, लोग मॉर्निंग 4 बजे से लेकर वहाँ पे बैंक में खड़े हैं। तो ये इमेजिन करके कि मुझे पता चला कि भाई ये 15 या 20 दिन में तो सॉल्व होने वाला नहीं है, तो इसको 2 महीना तो कम से कम जाएगा। ये तो मेरा गेस था उस वक्त का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कोई लैंडलॉक नहीं है, एक तरीके से आइलैंड है। तो उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया से
फिर कहाँ गए और कैसे गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया कैसे था, क्योंकि ऐसा सुनने में आया सिर्फ कोस्टल ऑस्ट्रेलिया में लोग रहते हैं, बीच में तो पूरा पर्वत या रेगिस्तान है। जी सर, ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक आइलैंड। हम्म, तो जो भी मेन पॉपुलेशन है एक्चुअली, जो ईस्टर्न साइड का जो सी है, समुद्र का तट है, हाँ। वहीं पे ज़्यादा है। और सिडनी इधर है और मेलबर्न दूसरे सिडनी, साइड है। मेलबर्न, कैनबेरा, ये 3 शहर हैं। ओके। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक पर्थ नाम से शहर है वहाँ पे। तो दीज आर द मेजर सिटीज़, वहीं पे ज़्यादा पब्लिक बसी हुई है। और वास्ट डेजर्ट है वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको कांगारू के सिवा, और सांप और वाइल्ड एनिमल्स के जैसे। तो आपने ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रॉस किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वैसे लैंड मास में बहुत बड़ा है और जैसे आपने कहा बीच में कुछ भी नहीं है, तो आप क्रॉस कैसे किया उसको? सर, जब मैं पर्थ सिटी में पहुँचा था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे पहले दिन बताया था कि भाई ये सब छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया यू कैन नॉट क्रॉस ईजीली एंड इट विल किल यू। तो मैंने बोला क्यों? बोला दिस इज़ अ डेजर्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ लैंड। तो उसने बोला कि आप लाइब्रेरी में जाओ और पिछले 8 दिन का पेपर पढ़ो, तो उसमें सिर्फ देख लेना। तो मैं गया और 8 दिन के पेपर निकाले। 2-3 महीने न्यूज़ पढ़ी सर, 8 दिन में 3 न्यूज़ पढ़ी थी। एक न्यूज़ थी कि एक इटली की लड़की थी, उसके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आए थे उसको ढूंढने के लिए। दूसरी न्यूज़ थी कि किसी की गाड़ी में उसका मोबाइल वगैरह मिला बट द पर्सन इज़ डिसअपियर। तीसरी न्यूज़ अब मुझे याद नहीं है। और ये 3 न्यूज़ एक हफ्ते में थी। तो वहाँ का जो डेजर्ट है, वहाँ पे जो है जब आप क्रॉस करोगे तो द डेजर्ट इज़ नॉट लाइक हमारा जो राजस्थान का डेजर्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ राजस्थान में पूरा रेत का रेत है। हाँ तो वहाँ पे रेत ऐसा नहीं है, बट वहाँ पे थोड़े थोड़े बुशेस है, हाँ, छोटे छोटे बुशेस है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स भी नहीं कहीं है, समतल जमीन ज़्यादा है। समतल जमीन समतल ज़्यादा है। हाँ और वहाँ पे टाइगर लाइन नहीं है। हाँ हाँ तो मेरा सबसे बड़ा डर था कि टाइगर लाइन तो एटलीस्ट दिखेगा तो। हाँ हाँ तो वहाँ पे छोटे छोटे वो मकड़ी रहती है, आपको हाँ, काटेगी। हाँ, हाँ। तो खल्लास के Spider। स्पाइडर्स, खल्लास मतलब उससे डेथ हो जाती है? डेथ स्पाइडर्स है, दे आर वेरी पॉइजनस। तो एक तो वो जो लोग हैं आपके गाड़ी के पास आते हैं, आपको पानी देते, लाइक दे ऑफर यू चिल्ड बियर, हाँ। वाइन देते हैं। जहाँ पे पानी मिलना मुश्किल है वहाँ पे आपको कोई बियर दे रहा है तो आप ना नहीं बोलेंगे, आप पी लोगे तो आप गए। वो बाद में आपका काम तमाम कर देंगे। मतलब फिर आपको दिस हैपन्स, मार देते हैं? जी, दिस हैपन्स लेकिन देयर। वहाँ लोग रहते भी हैं, आप बोल रहे हो, उस पूरे डेजर्ट में? और उनका फ़ायदा क्या एग्जैक्टली? आप हमको नुकसान पहुंचा कि उनका कुछ मिल थोड़ी रहा उनको? Sir, there are some psyche people. They like to harm people. They are not like a civilized people. They are away from civilization. सभी नहीं है, 100 में से 5 या 4 लोग रहेंगे, बट वो है वहाँ पे। तो yes, that is a issue. हाँ, so how I plan to travel? मुझे जो है पूरा ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर्स फ्रॉम पर्थ टू सिडनी मुझे क्रॉस करना था। और हमारा जो ट्रैवल है पूरा मुझे हिच हाइकिंग पे करना था, ट्रांसपोर्ट पे 1 रुपया खर्च नहीं करना है। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम पर्थ एंड देयर वर अ साइक्लोन। साइक्लोन की वजह से मुझे पूरा चेंज करना पड़ा और मैं साउथ की तरफ गया। फिर मुझे मेन रोड पे आना था। सो इनिशियली इट वाज वेरी डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंस साइक्लोन की वजह से। देन समहाउ आई रीच टू कलगुरली। कलगुरली से आगे एक 1500 से ज़्यादा किलोमीटर का एक स्ट्रेट रोड है। वहाँ पे जो है इट्स लाइक वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड, जहाँ पे प्लेन आराम से उतरते हैं। और वहाँ पे कैसा होता है कि सर जो फर्स्ट विलेज एंड लास्ट विलेज वो जो है उसमें लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। रोड भी बना हुआ है, टायर रोड है। टायर रोड है सर, बहुत अच्छा रोड है जहाँ पे विमान उतर सकता है। क्या बात है। तो वहाँ पे बीच में कुछ नहीं है। एक हाथ आपको ऑयल टैंक मिले, ऑयल का रिफिल का स्टेशन मिलेगा। वहाँ पे इंडियन ढाबा मिलेगा आपको। ढाबा मतलब थोड़ा खाना वगैरह, खाने वाला टाइप, चॉकलेट वगैरह टाइप। हाँ, हाँ। तो उस वक्त मुझे एक लिफ्ट मिल गई साइको पर्सन के साथ। तो मुझे पता नहीं था कि ये साइको है। तो हैपन लाइक दिस, मैं कलगुरली से आगे आ गया, एक ओल्ड पर्सन ने मुझे लिफ्ट दे दिया और 11 बज रहे थे और मुझे लगा कि मैं खाना खा लूँ। और खाना खा रहा था और ये मन में सोच रहा था
कि मेरा एक हैक है, जब ट्रैवल करना होता है तो मैं मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 11 बजे तक लिफ्ट लेता हूँ। 11 बजे के बाद लिफ्ट नहीं लेना है। तो इसका रीज़न ये है कि आप जब 6 बजे रोड पे जाके लिफ्ट लोगे, जो भी आपको 6 बजे बंदा मिलेगा वो बंदा अच्छा रहेगा। आपको उस 6 बजे जो बंदा जाग गया है उसको ज़िंदगी में कुछ एम है, $100 के लिए आपको हार्म नहीं करेगा, 100% श्योर। तो मुझे पता है ये बंदा हार्म नहीं करेगा। यदि आप 12 बजे के बाद ट्रैवल करोगे तो 100 में से 2 लोग आपको हार्म कर सकते डेंजरस मिलेंगे। बिकॉज 12 बजे के बाद जो ट्रैवल करेगा नॉट नेसेसरली उसको कुछ लाइफ में एम है। तो जनरली मैं ट्रैवल करना है तो मॉर्निंग 11 बजे से पहले लिफ्ट मिलता है, ठीक है, नहीं तो नहीं। This ये was हैक my हो गया एक तरीके से, जी। क्योंकि वो लेट सोता होगा कुछ रात को और दोपहर में जाने वाला बदमाशी व्यक्ति करता। तो कुछ काम नहीं करता होगा, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, और लिफ्ट मांगते वक्त सर दूसरा एक हैक है, आप ड्राइवर को देखा हाँ। और ड्राइवर के शर्ट पे ऐसे वो सिगरेट के ये है तो निशान। निशान मतलब जले हाँ, हुए, हाँ। गलती से उसके साथ लिफ्ट नहीं लेने का है। तो उसका रीज़न ये है कि जो बंदा सिगरेट पीते वक्त उसका जो यहाँ पे गिर रहा है ना, उसके 2 रीज़न है। एक तो पीते वक्त उसका हाथ ऐसे हो रहा है, मतलब उसको कुछ डिसीज है, उसका हाथ कंट्रोल नहीं है, या तो बंदा दारू पीता है इसके वजह यहाँ पे गिरता है। सिगरेट। दोनों केस में यू आर नॉट सेफ इन हिज व्हीकल। बराबर। लेकिन फिर आपने हमेशा कहा जो लिफ्ट देता है वो कि देगा, लेकिन आदमी डरता भी होगा ना आपको लिफ्ट देने के लिए। जैसे अक्सर मैं गांव जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मैं लिफ्ट क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं डरता हूँ वो पीछे बैठेगा, अगर मेरे पीछे बैठा, मैं मेरी वाइफ है तो पीछे से कुछ पकड़ लिया डाले या हाँ। कुछ रस्सी बांध लिया गला, तो मैं तो डरता हूँ लिफ्ट देने के लिए उस आदमी से। आप बोल रहे हैं कि लिफ्ट देने वाले से डरना चाहिए, मैं तो लिफ्ट देने के लिए डर रहा हूँ। तो वैसा वर्षा भी तो होता होगा ना सर? ये बात सही है। एक्चुअली मुझे जितने लोगों ने लिफ्ट दिए ना, उसके 80% से ज़्यादा जो लोग हैं वो बुजुर्ग लोग थे। अच्छा। तो जो यंग लोग थे 1 या 2 ही मिले हाँ, हम जैसे डरपोक। जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया, बट ज़्यादातर लोग थे वो सीनियर सिटीजन थे। क्योंकि उनका गए तो भी चलेगा उनको। उनके ज़माने में लिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता था, अपने यहाँ पे लिफ्ट मतलब किडनैपिंग होता है। ठीक है। हाँ, कमिंग बैक टू क्रॉसिंग द ऑस्ट्रेलिया, हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कलगुरली स्टेशन है उसके बाद में एक थोड़े डिस्टेंस पे एक ढाबा है, वहाँ पे हम दोपहर का लंच ले लेते और सोच रहे थे कि यहीं पे टेंट वगैरह डाल के रुक जाएंगे। तो एक बंदा आ गया वहाँ पे, तो बंदा बोला कि यार ये बोर्ड किसका है? मैंने बोला मेरा है। बोला तो यू आर गोइंग टू, वो बोर्ड जिस पे लिखा था मैंने गांव का नाम सिडनी। हे मेट, आर यू गोइंग टू सिडनी? आई सेड यस सर, आई एम गोइंग टू सिडनी। डू यू वांट टू ट्रैवल विथ मी? I said, sir, I'm searching for the lift. If you give me the lift, I'll be thankful to you. Mate, you have to pay me $100. I said, sir, माफ़ी चाहते, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आपके साथ ट्रैवल करेंगे, बट फ्री में नहीं करेंगे। हम आपको एक कॉफ़ी दे देंगे या आपको हम आपकी गाड़ी में कुछ बगाड़ा वगैरह साफ़ कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, ऐसे कुछ हेल्प कर देंगे। बोला नहीं, आई नीड टू पे फॉर फ्यूल। आप मुझे देंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं, नो डील। मैंने बोला ठीक है, नो डील। तो मैं अपना वो $20 का इतना छोटा सा राइस था वो डेजर्ट में, वो खा रहा था। तो बाद में थोड़ी देर बाद आ गया, हे मेट, लेट्स मेक इट 50 फॉर डील। आई सेड सर, आई एम रियली सॉरी, आई कैन गिव 1 कॉफ़ी। तो फिर चला गया। आधे घंटे बाद वो फिर आ गया, बोला कि मेट, लेट्स मेक अ डील, यू गिव मी अ कॉफ़ी, आई गिव यू लिफ्ट। तो हमारे मन में वहीं पे एक थोड़ा सा ऐसा होता है ना, कभी कभी आपके मन में शक आ जाता है। I was rude, like I was really not rude but very like reluctant. तो मैंने पूछा, भाई साहब आप $100 मांग रहे थे, अभी फ्री क्यों दे रहे हैं? बोले भाई ये दिस इज़ लाइक रियली लॉन्ग डिस्टेंस, 1200-1500 किलोमीटर दूर करना है डिस्टेंस, साथ में कोई रहेगा बात करने का तो थोड़ा सा ये लगेगा, तो चलो साथ में चलते हैं। तो जाके हम सामान वगैरह तो उसने रख दिया गाड़ी में। तो मुझे और थोड़ा शक हो गया कि भाई वाई ही इज़ प्रोएक्टिव। जनरली मेरा लगेज है तो मैं रख दूंगा, ये बंदा इतना क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है कि मेरा वो खुद ने उसे ला के रख दिया। तो थोड़ा सा सस्पिशियस हो गया था मैं, बट फिर ठीक है। तो रास्ते में मैंने उसको, जब गाड़ी शुरू होने से पहले मैं उसको मेरा पासपोर्ट दिखाया कि भाई मेरा नाम विष्णुदास टापके, मैं यहाँ से हूँ, मैं ऐसा डिस्टेंस क्रॉस कर रहा हूँ वगैरह, ताकि थोड़ा सा वो फ्रेंडशिप या रैपो बन जाए, थोड़ा सा रैप पे बन जाए। तो उसने उसका कैप निकाला
बोला मेट आई एम फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो उसने ऐसा ऐसे करके दिखाया, उसका सर यहाँ पे फटा हुआ था। ओह माय गॉड। तो मैंने बोला क्या हो गया सर यहाँ पे? तो बोला भाई आई वॉज इन द ऑस्ट्रेलियन नेवी, आई वॉज अ सेलर, तो मेरे का एक्सीडेंट हुआ था, तो ये ऐसा हो गया, तो फिर हॉस्पिटल में ऐसा कर दिया, तो मुझे नेवी से निकाल दिया मेंटली रिटार्डेड। तो मुझे मेंटली रिटार्डेड का उस वक्त पता नहीं था क्या होता है, तो होता उस वक्त पता तो मैं उसको बोल देता भाई थैंक यू वेरी मच। तो मेंटली रिटार्डेड वर्ड पता नहीं था, तो चल दिए हम उसके साथ। तो एक हमने मेरे पास बहुत सारा सर मुझे पहले ही बताया था ये बहुत बड़ा डेजर्ट है, आपको खाना पीना बहुत साथ में रखना है। दूध रखा था हमने, वो फट गया। उसके बाद एप्पल्स रखे थे सर, 3 किलो एप्पल। मतलब मेरा 22 किलो खुद का सामान, उसके साथ मैंने 7 किलो का लगेज लिया था खाने पीने का। वो डेजर्ट में बहुत महंगा रहता है। तो जैसे हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रॉस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र क्रॉस करके आप कर्नाटक में जाओगे, तो महाराष्ट्र का एप्पल कर्नाटक में नहीं जाएगा, वहाँ पे ऐसा रूल है। महाराष्ट्र का हरभरा चना जो है दाल उधर नहीं जाएगा अनलेस वो पैक किया है, उसको सब कुछ ये किया है, जैसे पार्ले जी का पूरा पैक आता है, या फिर कभी कभी चिप्स का आता है, वो लेके जा सकते हैं। तो हमारा पूरा खाने का वहीं पे डाल दिया, आगे चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारे पास वो मैंने कुछ चने जो है सर छुपा के रख दिए थे। तो वो खाए, मुझे पता था अभी 2 दिन तो ये जाने वाले हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में तो मैं उसको बता रहा था कि हाउ डिफ़िकल्टीज आर देयर, माई बजट इज़ लो। तो उसने मुझे बोला कि मेट दिस इज़ 1000+ किलोमीटर रोड, यहाँ पे गाड़ी बंद हो जाती है तो क्या करते हैं? मैंने बोला पता नहीं। बोला भाई इसको टो तो नहीं करके ले जाते हैं। मैंने बोला सर लॉजिकली सही है। तो बोला यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गाड़ी फेल हो गया तो जनरली गाड़ी का यहाँ पे क्वालिफिकेशन होता है इस रोड पे लाने के लिए आपको 2 फ्यूल टैंक होना ही है, नहीं तो आप ये 1000 किलोमीटर वाला जो रोड है वहाँ पे नहीं लाएंगे। दूसरा रोड 2 फ्यूल टैंक, 2 वाटर टैंक, वॉकी टॉकी, क्योंकि यहाँ पे आपके फ़ोन को रेंज कहीं नहीं मिलेगा। ये नहीं है तो आप इस रोड पे गाड़ी नहीं आएगा। तो ठीक है। तो वो बोला कि यहाँ पे ऐसा कभी ब्रेक डाउन होता है, वो गाड़ी को छुपा देते हैं लोग और वो चले जाते हैं वहाँ पे इंश्योरेंस का एक रिसिट मार के दूसरा गाड़ी ले लेते हैं। तो ही प्रपोज मी भाई यहाँ पे हम रोड से अंदर चले जाएंगे, ऐसा एक आधा गाड़ी ढूंढ लेंगे, उसके 2-4 पार्ट ले लेंगे, $500 मिल गए तो यार विल हैव पार्टी। तो मुझे उसने बोला कि यार देख ले, विचार सोच ले तू। तो माई मदर ऑलवेज से भाई जब आपको ऐसा इजी मनी दिखता है ना, तो वो जितना इजी लगता है ना, इजी तो कभी नहीं होता, आपकी ज़िंदगी वो उसमें एंडेजर कर देता है। बट क्या बताए सर, उस दिन हमारा दिमाग घास खाने चला गया था, तो हमने उसको हाँ बोल दिया। तो उस बंदे ने जो रोड है, रोड से गाड़ी हटा लिया और डेजर्ट में डाल दिया। अरे बाबा। और डेजर्ट कितना बड़ा है सर? सर ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि 1000 किलोमीटर दिस साइड, 1000 किलोमीटर दिस साइड, आप एक पॉइंट से ऐसे नॉर्थ साउथ हर जगह सिर्फ डेजर्ट ही है। हाँ, और आपको वहाँ पे लोकेशन का कोई ये नहीं है। आपको नॉर्थ स्टार जो रहता ना लोकेशन के लिए, जो मुझे इंडिया में मैं स्टार गेजिंग कर रहा था, वहाँ पे नॉर्थ स्टार भी नहीं रहता गेजिंग के लिए। क्यों? दिखाई नहीं देता। आप साउथ में है ना सर? दिखाई नहीं देता। नहीं दिखेगा, करेक्ट। तो सर हमने उसको हाँ बोल दिया, वो बंदा चला गया। और वो जो डेजर्ट है वहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे टायर्स के मार्क देखे थे। वो जो बड़ी बोरिंग रहती है, बोरिंग मशीन, वो बोर करते हैं, और वो जो डेजर्ट है वहाँ पे सोना बहुत निकलता था पहले, अभी भी लोग वहाँ पे ट्राई करते रहते हैं। तो गाड़ी के ट्रैक थे, हम घूमते 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 बीच में चले गए सर। एंड देयर वाज अ टाइम, हमें पता नहीं हम कहाँ पे है, GPS नहीं, कुछ नहीं, और घूम रहे। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये बंदा मुझे बोला कि भाई गाड़ी का रिजर्व पे आ गया फ्यूल। नो। तो मैंने बोला भाई ठीक है, दूसरे टैंक पे लगा दो। बोला भाई दूसरा टैंक नहीं है गाड़ी में। तो कैसे आया फिर वहाँ पे? बोला ये भगवान आपने गाड़ी क्यों लाया? तो उसने बोल दिया कि भाई प्रॉब्लम है। मैंने बोला ठीक है, प्रॉब्लम है ना तो रुक जाओ, गाड़ी स्टॉप करो। बोला क्यों स्टॉप करूँ, दिस इज़ नॉट अ सेफ एरिया, वी कैन नॉट स्टॉप हियर। मैंने बोला भाई आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम, गाड़ी में जितना रिजर्व का फ्यूल है ना, वो फ्यूल हमारी ज़िंदगी और मौत डिफाइन करेगा। बराबर है। वो जो है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसको भी खर्चा नहीं करना है, स्टॉप कर दो। और सर मानने को तैयार ही नहीं है।
हमारा, मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था सर, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था खुद पे, चिल्ला चिल्ला के उसको बोल रहा था। द मोर आई शाउट, वो उतना एंग्री हो रहा था। एंड आफ्टर सम टाइम मुझे बाद में पता चला कि मेंटली रिटार्डेड मतलब पर्सन ऐसा होता है जिसको मतलब क्या बोलते हैं अपना हिंदी में अकल कम रहती है, वो होश नहीं रहता है क्या कर रहा है, बिना होश उस वाला हिसाब से। और डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते ज़्यादा। क्योंकि मेन रोड छोड़ के आप रेगिस्तान की तरफ गए, कुछ मतलब गाड़ी के पार्ट्स ढूंढने के लिए कितना मतलब 100-200 किलोमीटर अंदर गए होगे? अरे सर 3 घंटे में पता नहीं कितना डिस्टेंस अरे गए। बाबा। 3 घंटे, ओह माय फिर गॉड। तो 200 किलोमीटर तो मिनिमम गए होगे आप। सर 3 घंटे हमने गाड़ी चलाई, बट हमें पता नहीं किस तरफ गई। जो भी ट्रैक थे उसके तरफ हम ऐसे घूम रहे थे सर। अरे यार, तो डेंजरस था और झगड़ा हो रहा था। और सर आप वहाँ पे मर गए, सपोज फ्यूल खत्म हो गया, हाँ, आप गए। 8 दिन में तो आपको मरना ही है वहाँ पे। खाने को नहीं, पानी नहीं, कुछ हाँ, नहीं। तो यार माताजी पिताजी मुझे कहाँ पे ढूंढेंगे? हाँ ना। वो जो ऑस्ट्रेलियन वाला मैंने बताया था, सॉरी इटालियन वाला न्यूज़ पढ़ा था, उसके माताजी पिताजी आए थे। मेरे माताजी पिताजी ना तो पासपोर्ट है ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार ये ज़िंदगी का बहुत बुरा डिसीजन मैंने ले लिया आज, और मैं चुप हो गया सर। ठीक है, आई फेस, मुझे लगा कि ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है, जस्ट नाउ कीप डाउन। मैंने उसको एक शब्द नहीं बोला सर, चुपचाप था। अरे सर 10-15 मिनट बाद वो भी चुपचाप हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई। मैंने बोला भाई ये तो बहुत डेंजरस हो गया अभी। वो चिल्ला रहा था वो अच्छा था, बट ये अभी खामोश हो गया है, वो बहुत डेंजरस है। तो उसने गाड़ी रुकवा दी। उसने बोला मेट आई अंडरस्टैंड। मैंने बोला व्हाट? दिस फ्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इतना सारा ज़माना होने के बाद में उसको याद आ गया। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैंने बोला भाई आई नीड टू पिस, मुझे सुसु करना है। तो मैं दरवाज़ा खोल रहा था। बोला नो 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 डोंट ओपन द डोर। मैंने बोला फिर? बोला भाई इट इज़ नॉट लाइक आई विल नॉट रिकमेंड, वो मकड़ी वगैरह आ जाएगा तुझे काट लेगा। तो शीशा नीचा करो, वहीं से कर दो, या फिर बैक डोर में जाओ, वहाँ से करके फटाक से दरवाज़ा बंद करके आ जाओ। तो मैं पीछे के दरवाजे पे गया, सुसु किया, फिर रिटर्न आ गया। दोनों भी हम ऐसे बहुत देर तक ऐसे, वो जो सीट है ऐसा करके लेट के सोच रहे थे। और मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे माताजी पिताजी क्या सोचते होंगे, मतलब 10 दिन बाद 15 दिन बाद मेरा कांटेक्ट नहीं होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और जब मैं मरने से पहले 1 घंटा मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मैंने माताजी का, उस वक्त माताजी ने बोला था कि भाई फ्री मनी जो रहता है उसके तरफ कभी नहीं जाना है, उसको ये नहीं करना है। तो दिस इज़ लाइक बोलते हैं ना, क्रिश्चियनिटी में है वो कुछ, वो एप्पल खा लेता है, सिन, ओरिजिनल सिन। तो मैंने बोला मैंने भी एक सिन कर दिया है, अभी आई नीड टू फेस द डेथ। तो सर हम ऐसे ही बहुत देर तक थे। तो लगभग सर शाम के 4:30 वगैरह कुछ हो गए, मुझे टाइम का पता नहीं, मोबाइल को चार्जिंग नहीं थी। तो उस वक्त वो बंदा मुझे बोला विष्णु सी इज़ दिस साइड। मैंने बोला हाउ डू यू नो दिस इज द सी इज़ दिस साइड, वी वर इन द साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सी इज़ दिस साइड। मैंने बोला हाउ मेनी किलोमीटर्स? ही सेड कुड बी लाइक 30-35 किलोमीटर्स। आई सेड हाउ डू यू नो दिस इज लाइक 30 किलोमीटर्स? ही सेड आई कैन स्मेल इट। मैंने बोला है भाई दुनिया का कौन सा ऐसा नाक है जो 30 किलोमीटर से सूंघ लेता है? तो बोला नो मेट आई कैन स्मेल इट। मैंने बोला सर आई अंडरस्टैंड यू कैन स्मेल इट, बट सर आपको ये पता है कि इस फ्यूल में दिस इज़ लाइक गोइंग टू डिफाइन आवर डेथ और लाइफ, तो यू कन्विंस मी हाउ? तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने बोला दरवाज़ा मत खोल ऐसे। तो उसने दरवाज़ा खोल लिया, वो जो ग्रास रहता ना, वो उसके कुछ ब्लेड्स ऐसे ऐसे किए, उसने ऐसे फेंक दिए। तो बोला मेट नाउ दे आर द विंड इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। मैंने बोला व्हाट इज द लॉजिक? ही सेड इन द इवनिंग द विंड चेंजेस द डायरेक्शन। तो यार मेरे दिमाग में एक बत्ती चल गई। 4th क्लास में कहीं पे पढ़ा था कि जो विंड रहता है तो ये हो जाता है चेंज, शाम को डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसका। हाँ, तो आई सेड आई एम कन्विंस, आई एम एग्री विथ यू, यू टेक अ डिसीजन। जिधर से स्मेल आ रही ना 30 किलोमीटर, चलो चलते हैं। तेरे नाक के सीधे। नाक के सीधे। और मुझे लाइक दिल में घबरा रहा था कि सर दिस इज नॉट पॉसिबल, 30 किलोमीटर से कोई सूंघ नहीं लेता। बट दिस गाय वॉज फ्रॉम अबोरिजिनल पर्सन, मतलब वो वहाँ का आदिवासी था। तो वी स्टार्टेड, और थोड़ी डिस्टेंस बाद हम एक मोबाइल का टावर रहता है ना वो दिखा। तो
थोड़ी सी वो जो रेगिस्तान में आपको एक बूंद पानी का मिलता है ना, तो वो जो एक उम्मीद ऐसे हो जाता है, उम्मीद खिल गई उस वक्त, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। हाँ। तो वहाँ पे हम वो टावर को अटेंशन करके उसके पास गए। वहाँ पे बहुत बड़ा ये था, कंपाउंड था। अच्छा। और कंपाउंड ऐसे था कि वहाँ पे लगता था कि कोई नहीं रहता है। तो उसने बोला कि ट्राई कर लेते, कोई होगा तो पानी मिल जाएगा, थोड़ा सा पी लेते हैं। तो हम वहाँ पे गए। सर गाड़ी वहाँ पे गेट के नज़दीक रख दिया, ग्लास वगैरह सब बंद थे गाड़ी के। हम नीचे आ गए, वो गेट खोल दिया। बहुत बड़ा कंपाउंड था, एक टावर था। मेरी तो फट गई थी, हम तो आगे नहीं जाना चाहते थे। वो बंदा वॉकिंग चला गया, मैं एंटर किया। सर वहाँ पे बहुत सारे जूते पड़े थे। जूते मतलब ऐसे किसी ने रखे नहीं थे। जब हम घर में जाते तो जूते ऐसे रखते थे, जोड़ी रहती। हाँ, बट वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो अलग अलग पड़े हैं, बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए हैं। तो आई फाउंड दिस इज फिशी समथिंग लाइक, हाँ, इट्स नॉट गुड। तो मैंने उसको बोला भाई, तो मेरे भाई मैंने से पहले वो भागता चला गया पीछे, मैं उसके पीछे। मैंने उसको पूछने की क्या हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं। मैं उसके पीछे भाग गया, दोनों गाड़ी ये कर दी, फटाक से वहाँ से भाग गए। और सर रोड के पास आ गए, और रोड पे आ गए, और लगभग सर 600-700 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा फ्यूल ख़त्म हो गया। वहाँ से आगे फ्यूल टैंक था। अरे तो भगवान को हम बहुत शुक्रिया कर देते हैं। और उस दिन से मैं जो इजी मनी बोलते ना, उस पर कभी भरोसा नहीं करते सर। तो आपकी माँ को भी मानना पड़ेगा जो सीख दिए हैं, और आपको मतलब एक तरीके से उन्होंने जिस हिसाब से आपको बोला कि प्रदक्षिणा करके आना, ऐसी माँ को सच्ची में सलाम है। अरे सर, हमारी माता जी का और एक किस्सा आपको बता देते हैं। बता दीजिए। शी इज़ वेरी हार्ड एज सर। तो हुआ ऐसे था सर, हम ऑस्ट्रेलिया से चिली गए थे, वहाँ पे आग लगी थी। हाँ। तो नॉर्मली इंडिया में आग लगना मतलब एक घर को आग लगी, एक बिल्डिंग को आग लगी, एक खेत में आग लगी, एक कपास के खेत मतलब उसके खेत में आग लगी, तो 10 खेत जल जाएगा। वहाँ पे इतनी आग लगी थी कि वहाँ का 1/3 जो कंट्री है ऑलमोस्ट बर्न हो गया था। क्या बात कर रहे हैं? जल गया था 1/3 ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो जो है साउथ पोल की तरफ था, चिली का जो साउथ चिली है। जब सूरज होता है ना तो बहुत तेजी से वहाँ पे ये रहता है, मतलब धूप। ओके। तो वहाँ पे बाद में बर्फ़ आ जाता है। तो जब गर्मी चल रही थी तो देयर वर रिपोर्ट्स दैट समवन हैज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड दिस फायर, एंड एक बार हो गया ना तो चलता गया, फैलते जाता है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाया था। तो नेशनल इमरजेंसी बहुत बड़ी बात होती है सर। अपने यहाँ पे जैसे एक बार लगी थी इमरजेंसी लगी थी जी, वैसे वो नेचुरल इमरजेंसी था फायर के वहाँ पे। तो उस कंट्री में मैं जब था तो 10 दिन मैं हर बार माता जी को घर पे फ़ोन करता था। तो एक दिन माता जी ने बोला कि यार पिछले 10 दिन से तू ट्रैवल नहीं कर रहा है। मैंने बोला हाँ। बोले क्यों? मैंने बोला यहाँ पे आग लगी है। तो बोली आग से वजह से? मैंने बोला उसको एक्सप्लेन किया आग कितना बड़ा है। तो इतना बड़ा है, अमेरिका ने बहुत बड़ा जो प्लेन रहता है जंबो प्लेन भेजा है, ब्राज़ील ने 8-10 प्लेन भेजे आग बुझाने के लिए। उसके बाद में रशिया इज सेंडिंग सम प्लेन्स। इतना बड़ा है। तो माता जी ने बोला यार इतना बड़ा आग लगा है, इतने बड़े देश प्लेन भेज रहे और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने बोला यहाँ पे सेफ प्लेस पे हूँ। तो बोली यार तू तेरी ज़िंदगी मुझे लाइक यू आर द शेम। मैंने बोला क्यों? यार तू उनका खाना खा रहा है, उनका पानी पी रहा है, तो उन पे बोझ बन के रह गया है। अरे भाई कोई हेल्प करो ना उसको, जाके कुछ देख लो कुछ। मैंने बोला माता जी आग अपने गाँव का नहीं है। नहीं, सी सेड लाइक यू आर देयर, आई नो दैट यू शुड हेल्प देम, आई डोंट नो हाउ। तो नेक्स्ट डे मैं कुछ लोगों से पूछा क्या करना है। तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड को बॉम्बे रोज बोलते हैं। तो मैं बॉम्बे रोज का जो हेडक्वार्टर है नेशनल, वहाँ पे गया। तो वहाँ पे जाने के बाद वहीं पे खड़ा रहे, लोग स्पेनिश बोल रहे थे, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही थी। तो एट लास्ट एक ऑफिसर को इंग्लिश आती थी, वो मेरे पास आ गया। तो मैंने उसको बोला कि सर हमारा नाम विष्णुदास चापके है, हम मुंबई से हैं और हम यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आए थे और मैंने ये न्यूज़ सुना है कि यहाँ पे ऐसा आग चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपको कुछ हेल्प करे आपके इसमें नेचुरल इमरजेंसी में। तो ही सेड ओके, डू यू हैव फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग? आई सेड नो।
बोला आर यू अ डॉक्टर नर्स? आई सेड नो। बोला सर आप हम पे एक एहसान करना क्या आप कुछ मदद मत करो हमारी। आप कुछ मदद करना मत, कुछ ऐसा आप सुरक्षित जगह पे रहना, नहीं तो हमें आपको बचाने के लिए आना पड़ेगा। तो मैं गया घर पे, तो माता जी को एक्सप्लेन कर दिया कि उसको बोल दिया कि यार उसने ऐसा बोला कि आप जहाँ मदद पे मत करो। सुरक्षित है, क्योंकि मेरे पास ना तो डॉक्टर है ना तो फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग है। तो माता जी ने बोला कि यार यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो बोलता कि आग इतनी बड़ी है, इतने बड़े लोग हैं वहाँ पे, डॉक्टर्स है, फायर ब्रिगेड से, उनको पानी देने के लिए पर्सन चाहिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए बॉस। उनको खाना भी देना चाहिए, और इसके लिए भी मुझे लगता है कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एंड आई एम श्योर एनीवन कैन डू इट। तो मैं समझ गया उसका। नेक्स्ट दिन सेम गया, सेम ऑफिसर के लिए रुका, तो उसको बोला कि यार हमें जाना है और हेल्प करना है, और ये हमारे माता जी का ऑर्डर है। तो बोला सर सी आई कैन नॉट लाइक इंसिस्ट यू, और यू आर टेकिंग डिसीजन, यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस, जाना है तो जाओ। तो उसने मुझे पूरा लिख के दिया एक चिट्ठी पे, मैप बना के दे दिया। तो सिर्फ आपको एक एक पर्सन को दिखाना है, ड्राइवर को ये दिखाना है, उतरने के बाद इसको ये दिखाना है। तो मैं वो ऐसे पेपर सबको दिखाता था कि ये ऐसा पेपर है। तो बस स्टेशन पे गया, बस स्टेशन के ड्राइवर को दिखाया कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। तो उसने मुझे एक गाड़ी में लेके बिठा दिया, वहाँ पे उतर गया। उस शोले का जो सीन था ना सर, मतलब शोले में वो ट्रेन आती है, वहाँ से एक ही बंदा उतरता है। सिमिलरली उस गांव में जब मैं बस से गया था, बस जब जा रहा था ना, तो उस बस में मैं अकेला बंदा था। तो जब गाड़ी रुक गई तो उसमें से मैं अकेला नीचे उतर गया। हीरो वाली एंट्री। जी, अरे नहीं, बहुत घबराया था वो, सब ऊपर क्योंकि आग लगी थी ना, तो वहाँ कौन जाएगा, कौन, सब भाग रहे हैं वहाँ से। तो वहाँ पे उतर गया, तो वहाँ पे रुक गया, गाड़ी चली गई। दूसरे एक रास्ते पे जा रहा था, मैंने उसको दिखा दिया, तो बोला सर स्ट्रेट गो। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे उनका एक सेंटर था गवर्नमेंट का, एक स्कूल था, उन्होंने वहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया था। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे एक बंदा था फायर ब्रिगेड का, उसको थोड़ा सा इंग्लिश आता था, क्योंकि वो कार कंपनी में काम करता था, और उसको 10 दिन जापान भेजा था। वो 10 दिन जापान जाने के लिए उसने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया था। तो उसको मैंने बोला कि आई वांट टू हेल्प। वो बोला ठीक है, आफ्टर लिसनिंग लॉट ऑफ थिंग्स ही सेड ओके। तो उसने मुझे किचन में भेज दिया नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो आधे घंटे में किचन का जो हेड है ना, मैं इसको पकड़ा, वो बोले यू सिट देयर। मैंने बोला क्यों? उन्होंने मुझे नमक मांगा, मैंने उसको शक्कर दे दिया। उसने मुझे कुछ मांगा, मैंने उसको क्विज दे दिया। स्पेनिश नहीं आ रहा था, बोले वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया वहाँ पे। तो सेम ऑफिसर केम एंड ही सेड विष्णु डू वन थिंग, यू गो विथ मेडिकल कोर बिकॉज द डॉक्टर्स दे स्पीक इंग्लिश। मैंने बोला ठीक है। तो डॉक्टर के साथ जाता था। तो मॉर्निंग में मैं क्या करता था, वो वेटरनरी जो डॉक्टर है उनके साथ जाने का। वहाँ पे कुछ एनिमल्स थे, मुझे उन एनिमल्स के पैर ऐसे पकड़ने, वो ग्लोव्स देते थे इतने सारे, और उनके एनिमल्स के पैर को पकड़ना है, वो इंजेक्ट वगैरह करते थे, ड्रेसिंग करते थे। मेरा काम उनको हेल्प करना है, और शाम को आके रेस्ट करना है। तो वहाँ पे फायर इज़ वेरी कॉमन, दे न्यू हाउ टू डील, बट दिस वॉज द बिगेस्ट फायर। तो वहाँ पे किसी को ऐसा जलने का आदमी को नहीं हुआ था। वहाँ पे जो हुआ था 10-10 घंटे ऐसा, वो फायर ब्रिगेड पकड़ने से उनके हाथ ऐसे ऐसे हो रहे थे। तो उनको मशीन से मसाज दे रहे थे। तो मैंने बोला यार हम हाथ से मसाज देते हैं। तो नेक्स्ट दिन से मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मॉर्निंग में मैं वो वेटरनरी जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ जाता था। उन्होंने मुझे ग्लव्स दिए थे और शूज़ दिए थे, ताकि मेरा काम था वो एनिमल के हाथ पैर पकड़ने की, ताकि वो जो डॉक्टर है उसको ड्रेसिंग करे और इंजेक्शन वगैरह जो कुछ देना है। और मुझे प्रोटेक्टिव गियर काफ़ी अच्छे दिए थे उन्होंने, ताकि वो एनिमल का जो नाखून वगैरह उससे कुछ इन्फेक्शन हो। दे हैव टेकन केयर ऑफ दिस। और जब मैं दोपहर में आता था तो वहाँ पे जो है बर्न का कोई इंजरी नहीं था, बिकॉज वहाँ पे फायर हर बार होता था। उनको फायर का हर घर में, अपने सातारा में एक गाँव है, वहाँ पे हर घर में एक सोल्जर रहता है। उसको बचपन से पता है कि सोल्जर होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो वैसे उस घर में, गांव में या देश में फायर इज़ वेरी नॉर्मल। तो उनको सबको पता है कि फायर ब्रिगेड के लिए ट्रेनिंग क्या रहता है, क्या करना है। तो दे वेर मास्टर इन इट। तो वहाँ पे कोई बर्न का इंजरी नहीं था, सिर्फ उनके हाथ पैर ऐसे अखड़ गए थे, वो 10-10 घंटे ऐसा वो पानी का पंप पकड़ के। तो वहाँ पे वो जो लोग हैं या डॉक्टर्स हैं,
वो हाथ पे ऐसा मशीन रखते थे और उनको ऐसे मसा देते थे ऐसे टा 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 टा। हाँ हाँ हाँ। मैंने बोला यार ये अजब ही है। तो मैंने बोला यार हम उनको हाथ से मसाज देते हैं। तो उसने हाथ रख दिया ऐसे। भाई वो कैसे पॉसिबल है, आप हाथ से कैसे मसाज दोगे? मैंने बोला सर एशिया में ऐसे होता है, और हमने ऑस्ट्रेलिया में जो 2-3 महीने रुके थे वहाँ पे हमने उसका थोड़ा सा ट्रेनिंग भी लिया है हाथ से मसाज देने का। तो बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। तो एक लेडी थी फायर ब्रिगेड, शी सेड आई विल वॉलंटियर, प्लीज़ गिव मी मसाज विथ हैंड्स। तो हम गए तो हमने बोला हमें ऑयल चाहिए। वो उनके पास कुछ ग्रीस वगैरह टाइप था, जेल टाइप। बोला ये नहीं चलेगा, हमें आप ऑयल दे दो, नेचुरल ऑयल। तो ऑलिव का ऑयल उन्होंने किचन से ला के दे दिया। उसे बोली यार यू पुटिंग ऑयल, मेरा ड्रेस वगैरह ख़राब हो जाएगा। मैंने बोला जस्ट बियर इट। तो आई गिव लाइक हाफ एन आवर मसाज। तो उसका हो गया। तो मैं वहाँ से 20 मिनट का मसाज देख के वहाँ से बाहर निकला था कि सी कैन पुट हर क्लोथ, कपड़े पहन जाए। मैं बाथरूम की तरफ चला गया, बाथरूम करके आ गया। तो सर उस लगभग 4 या 5 मिनट के डिस्टेंस पे 22 लोगों का लाइन लगा था। हमें हाथ से ही चाहिए अभी मसाज। इतना अप्रिशिएट जी। और एक 8 दिन बाद वहाँ पे सर, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मिशेल बैचेलेट। शी इज़ वेरी पावरफुल लेडी इन दैट कॉन्टिनेंट। ओके, मिशेल बैचेलेट वो बहुत पावरफुल है, नॉट ओनली कंट्री। जैसे हमारे मोदी साहब जो है कि पूरे भारत देश में है, भारत और देश बाहर में बाहर भी है, वैसे ही वो भी थी। बिकॉज ऑफ हर इंटेलेक्चुअल उन्हें बहुत सारे यूनाइटेड नेशन पे इस पे काम किया है। करेक्ट। सीन अ लॉट ऑफ लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो आए थे, तो सब हर एक सेक्शन में जाके वो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। तो हमारे सेक्शन में आ गए, तो हम ऐसे खड़े थे, तो सबका इंट्रोडक्शन हो गया। तो मेरे डॉक्टर ने बोल दिया कि मैम प्रेसिडेंट, ही वॉज स्पीकिंग इन स्पेनिश, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। तो उसने बोला कि मैम देर आर लॉट ऑफ फॉरेनर वॉलंटियर्स, वो फॉरेन प्लेन से पानी डाल रहे हैं, बट ग्राउंड जीरो पे एक ही फॉरेनर है मैडम, ये है वो बंदा इंडिया से आया है, यहाँ पे काम कर रहा है। एंड द प्रेसिडेंट सेड व्हाट्स योर नेम? अरे सर मुझे तो वो इंग्लिश सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला मैडम प्रेसिडेंट यू स्पीक इंग्लिश? तो बोली यस आई डू स्पीक इंग्लिश। तो मैंने बोला अरे वाह। तो शी सेड कम ऑन गिव मी द हग। सर मतलब वो प्रेसिडेंट है एक कंट्री की और बोलती है कि प्लीज़ गिव मी द हग। तो सर लाइक दिस वाज लाइक अ सम काइंड ऑफ कल्चरल शॉक। हमारे यहाँ पे आपका ऐसा होता है, प्रेसिडेंट छोड़ दो, मैं तो अभी इंडियन प्रेसिडेंट को नहीं मिला, बट जो भी कोई मिनिस्टर वगैरह मिलता है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो हम ऐसे खड़े रहते हैं। और वो हाँ वो आगे हाथ बढ़ाते हैं तो हम हाथ बढ़ाएंगे, नहीं तो ऐसे प्रोटोकॉल होता है वो। बट वहाँ पे थे, मैं कतरा रहा था और उन्होंने ऐसे हाथ ऑलरेडी कर दिए थे। तो मैं कतरा था, मेरे पीछे जो मेरा डॉक्टर था साइड में ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, उसने थोड़ा सा ऐसा मुझे पुश कर दिया। मैं आगे गया एंड मैम गिव मी द हग एंड सर दैट वाज माय फर्स्ट हग ऑन अनदर कॉन्टिनेंट और मे बी आउटसाइड माय विलेज। मतलब घर पे तो हग करते हैं माता जी पिताजी जब बाहर निकलते हैं, तो दैट वाज माय फर्स्ट हग आउटसाइड माय कंट्री विथ अ प्रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री। और उससे बड़ी बात, तो उस प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई यार आई एम वेरी मूड विथ योर गेस्चर यार, यू केम हियर एज अ टूरिस्ट, आप जान जोखिम में डाल के मेरे कंट्री में आके मेरे कंट्री को बचाने के लिए मदद कर रहे हो। मेड इंडिया प्राउड आल्सो। यस, बोली मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, तो बोल तुझे क्या चाहिए। सोना निकाल के हार निकाल के दे दिया। तो यार 2 मिनट के लिए मैं भी थोड़ा सा हो गया कि यार आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस। यार कोई प्रेसिडेंट बोलता है कि बोल तुझे क्या चाहिए बॉस। तो मैंने बोला मैडम हमारा एक है कि हम जिस देश में जाते हैं वहाँ पे एक पौधा लगाते हैं, तो आपके साथ हमें एक पौधा लगाने का सौभाग्य मिल जाएगा तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। तो बोली उसमें क्या बड़ी बात है, शी वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो मैंने बोला, तो बोली देयर आर 2 ऑप्शंस, आपको मेरे साथ पौधा लगाना है, अभी लगाना है तो अभी लगा देते हैं। यहाँ पे मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लगाते अभी 10 मिनट में हो जाएगा, बट आप चाहते हैं कि मतलब वो जो राजधानी है वहाँ पे जाके पौधा लगाएंगे, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल रहेगा, आपको आपका जो एम्बेसडर है उसको बुलाना पड़ेगा, तो मैं आ जाऊँगी और पौधा लगाएंगे। तो इवेंचुअली वी प्लांटेड अ ट्री देयर।
तो पॉइंट इज दैट दिस ऑल हैपन, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू मीट प्रेसिडेंट एंड एवरीथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ माय मदर आस्क्ड मी टू गो देयर. करेक्ट, वेरी ट्रू. गो एंड हेल्प. तो कहाँ से कहाँ लिंक लग जाता है. मैं ये जानना चाहूँगा विष्णु जी कि आपकी माँ रहती किधर है? मतलब मुंबई में रहती है कि गांव में रहती है? मेरी माता जी गांव में रहती है. हाँ. और उनकी मतलब वो, मैं एक बात बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सर, उनका डिटर्मिनेशन है ना. हाँ. तो उसका जैसा डिटर्मिनेशन मैंने किसी का नहीं देखा. बचपन में वो स्कूल नहीं गई. जब मैं 10 स्टैंडर्ड में था, जब मैं लगभग 10 मतलब 15 साल का था, करेक्ट. तो उस वक्त वो बैंक में गई थी और उसको एक ने पेन दिया था, बोले साइन करो यहाँ पे. और उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे और लेडीज़ भी थी. उसको उस वक्त बहुत हर्ट हो गया. तो घर पे आने के बाद उसने बोला कि यार मुझे साइन सिखा दो. ये लगभग सर 97-98 की बात है. तो साइन सिखा दिया उसको और हर दिन वो प्रैक्टिस करती थी. उसके बाद में बोली मुझे भी अल्फ़ाबेट सिखा दो. तो मैं वहाँ पे 10th 12th तक था, तो मैं उसको सिखाता था अल्फ़ाबेट्स. और वो कब, जब वो दिन भर काम करके खेत में आती थी, शाम को 5-10 मिनट हमारे साथ बैठती थी. उसका इफ़ेक्ट हो गया कि हम भी उसके साथ बैठते थे, पढ़ाई करते थे. तो 2000 मतलब 1997 से लेकर अभी लास्ट ईयर तक, तो सर जब भी उसको मौका मिलता है ना, वो कुछ लिखती रहती है, करती रहती है. तो लास्ट ईयर वो जब मुंबई में आई थी, तो मुझे बोली कि तुम मोबाइल में जाके, लैपटॉप में जाके ज्ञानेश्वरी जो है महाराष्ट्र का, इट्स हार्डेस्ट लिटरेचर बुक रिटन बाय संत ज्ञानेश्वर जी. महाराज. उसका मुझे आप 100 जो लाइन से निकाल के दे दो. तो मैंने वो उसका प्रिंट आउट निकाल के दे दिया उसको. वो पढ़ने लगी थी. कुछ मिस्टेक हुआ था, बट मैंने उसको एक्सप्लेन किया. एंड आफ्टर 6 मंथ उसने पूरा बाय हार्ट कर दिया वो 100 लाइन्स. सर सी स्टार्टेड इन 1997. वहाँ से लेकर 2025 तक कितना डिटर्मिनेशन था कि एक ही इस पे मुझे अल्फ़ाबेट्स पढ़ने हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है. मैं और एक बात रही थी कि सर आप आपके बच्चों को कैसे बोलोगे कि यार मुझे ये नहीं आता है, बता दो. बराबर है. बच्चों को तो ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है ना. लोग पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए. उस समय वो मेंटल सेटअप भी नहीं था कि पढ़ाई करनी इतना ज़रूरी है. अब जब माँ की बात कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा मेरे माँ का किस्सा बताता हूँ. वो भी विलेज से आती है, चिपलून में से. शादी करके आई थी. आपने तो पूरी दुनिया देखी है, मतलब आज 35 कंट्रीज़ देखे हैं. तो वो चिपलून के गाँव में थी. जब आई तो फर्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन पे खड़े थे. मतलब सब पूरा फैमिली शादी करके लेके आए मुंबई में बहू. तो जैसे ही एक ने बोला चलो ट्रेन आ गई है, तो वो डर गई, ट्रेन आ गई और भागने लग गई. तो सब बोल रहे हैं ट्रेन आ गई है. उसे मालूम भी नहीं था कि ट्रेन पटरी पे आती है, प्लेटफॉर्म पे नहीं आती. सोचो इतना कम नॉलेज होता है लोगों को. आज भी मेरे गाँव में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने समुद्र नहीं देखा. मतलब उसने भी पहली बार जब सी देखा तो पूछा ये ख़त्म कहाँ होता है. तो उस तरीके से लोग आज भी एक्सपोजर नहीं है. आपने जो घूम के एक्सपोजर लिया है वो सच्ची में काबिले तारीफ़ है. और आपकी माँ को भी मानना पड़ेगा जिसने ऐसा बेटे को आज़ादी दी कि आप घूम के आ जाओ. और किसी भी मतलब आप जितने डेंजर फेस कर रहे थे उसको भी उन्होंने सुन के लिया. अब बार बार बोल रहे थे कि माँ को आप फ़ोन करते थे, लेकिन हर कंट्री में आप फ़ोन कैसे कर पा रहे थे? सिम का क्या होता था, फ़ोन का क्या होता था, कैसे अलग हो रहा था वो? क्या सैटेलाइट कॉल होता था, कैसे करते थे? सर फ़ोन कैसे होता था कि पहले 2 फ़ोन मेरे चोरी हो गए थे. और मेरे पास सर 8,000 से ज़्यादा कभी फ़ोन नहीं था. 8,000 रुपये से कम वाला ही फ़ोन रहेगा. और 2 फ़ोन चोरी होने के बाद में मुझे तीसरा फ़ोन एक फ्रेंड ने दिया था. वो फ़ोन लॉक था. लॉक मतलब कैसे, जैसे पुरानी रिलायंस में एक फ़ोन था जिसमें सिम लॉक रहता है. आप दूसरे कंट्री का दूसरे इसका फ़ोन ही नहीं डाल सकते. बराबर. तो मेरा लास्ट फ़ोन जो था, तीसरा फ़ोन, उस तरह का एक मैक्सिकन ने दिया था मुझे फ़ोन. उसने ना तो आप सिम कार्ड डाल सकते हैं ना तो कुछ. तो उसको चलाएंगे कैसे? तो कहीं पे जब मैकडोनल्ड दिख गया वहाँ पे घुस गए, $1 का एक कुछ ले लिया खाने के लिए और वहाँ से कूपन ले लिया. मोबाइल शुरू हो गया वाईफाई पे. अच्छा. या फिर रास्ते में अटक गए तो किसी को रिक्वेस्ट करते, भाई थोड़ा सा वाईफाई दे दो. हाँ, तो वाईफाई कॉल करते थे आप? हाँ. तो जब भी मौका मिलता था कहीं पे ऐसे जाके फ़ोन करते थे. और जनरली ऐसा लेके फ़ोन करते थे. बट उसमें एक प्रॉब्लम था सर. मतलब मैं रोड पे हूँ, मुझे किसी से कॉल करना है, मैं डेंजरस में हूँ, मेरे पास कोई बैकअप नहीं था उस वक्त.
दैट वाज द टफेस्ट। मेरे पास गूगल मैप भी नहीं था। तो अच्छा, दिस वाज अ पॉइंट सर, लाइक आई वुड लाइक टू रियली मेंशन इट हियर। एक स्विट्जरलैंड का बंदा है, उसने स्विट्जरलैंड का अल्प्स जो माउंटेन है वहाँ पे एक 3 महीने का ट्रैवल किया उसने, और एक किताब के मैप पे उसने पॉइंट पॉइंट करके ट्रैवल किया। तो उस पे NYT का इतना सारा आर्टिकल बड़ा आया था। तो यार मुझे कभी कभी अचंबा लगता है, तो हमने पूरी दुनिया घूमी, ना तो हमने गूगल मैप यूज़ किया करने के लिए, हमारे पास मोबाइल ही था नहीं। जब भी कुछ रोड चाहिए तो हम किसी को जाके पूछते थे। और एक हमारे पास एटलस का मैप था सर, जो हमने कॉलेज की पढ़ाई में लिया था। वो मैप आज तक हमने बहुत संभाल के रखा है। तो उस मैप के साथ हम ट्रैवल करते थे यहाँ से यहाँ तक। सिर्फ एक पेपर मैंने और लिया था, बाम्बा नेटवर्क करके एक बस का नेटवर्क है, उनका एक मैगजीन था, उसमें साउथ अमेरिका एक मैप था, उनका नेटवर्क था, इसलिए मैंने पान फाड़ के वो मेरे इसमें चिपका दिया था। एटलस प्लस दैट मैप, इस 2 के जरिए पूरा पृथ्वी का हमने सर्कल किया सर। ना तो डिजिटल मैप, ना तो कोई मैप कभी भी यूज़ नहीं किया आपने? नहीं। किसी को पूछना है तो पूछ लेते जाके। और मैप देखने के लिए क्या देखेंगे, मैप उसमें क्या है? जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ईरान से इंडिया आना है, मैप कैसे देखेंगे आप? क्योंकि मैप, पॉलिटिकल मैप आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एग्जैक्टली। आपको अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर दिखाएंगे, टेक्निकली देयर इज नो बॉर्डर। एग्जैक्टली। उसके बाद में अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर दिखाएंगे मैप पे। अरे भाई वहाँ पे तो लैंड लॉक है, मतलब वो माउंटेन्स की वजह से ब्लॉक है, आइस की वजह से। सो मोस्ट ऑफ द ट्रैवल वाज आइदर किसी को पूछ के, या एक किताब था एटलस का, उसके सहारे। एंड सम डे लाइक प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर मुझे उस एटलस बुक का ऑक्शन करना पड़ेगा, साइकिल की जो एक्सपीडिशन है। तो प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर वी नीड टू रेज मनी, तो आई एम गोइंग टू ऑक्शन। ये पॉडकास्ट देख के आपने कहा किसी देश की प्रेसिडेंट, कौन सा देश था वो? चिली की प्रेसिडेंट ने आपको हक किया। हो सकता है ये पॉडकास्ट देख के कम से कम यहाँ के मुख्यमंत्री या किसी आपको कुछ मदद कर दें आपके किसी कॉज में। सर यू नेवर नो, जब भगवान देता है वो छप्पर फाड़ के देता है, बट तब तक आपको लाइक बड़ी मेहनत से और लगन से और एक निष्ठा से काम करना होता है। सो लाइक कमिंग बैक टू माई साइकिल, दिस इज माई 4th ईयर, लाइक 4th एडिशन, और 5वां साल चल रहा है सर। ये 5 साल से हम हर साल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मतलब? साइकिल का एक्सपीडिशन कर रहे हैं दिल्ली से पुणे तक, और दिस इज अ 4th ईयर। और इस साल मुझे एक राइड में सिर्फ रजिस्ट्रेशन से 10,000 रुपये का, उसको प्रॉफिट नहीं बोलूँगा, मतलब जितना खर्चा हो गया है उससे ज़्यादा आए थे। 10,000 ज़्यादा गुजरात के राइड में हुआ है। 5 साल बाद सिर्फ 10,000 रुपये एक जगह प्रॉफिट नहीं होगा, बट थोड़ा सा सरप्लस हो गया वहाँ पे, क्योंकि मैंने मेरा खाना उसमें नहीं ऐड किया है। तो 5 साल बाद फर्स्ट टाइम दिस हैपन सर। यानी कि आप क्या अरेंज करते हैं, मुझे वो बता दीजिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको बता देंगे क्या करते हैं? अच्छा सर, हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं। तो जब पूरी दुनिया हमने घूमी, यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट के जो प्रेसिडेंट उनके साथ पौधा लगाया, 18 एनवायरनमेंट मिनिस्टर के साथ पौधा लगाया, और जब हम इंडिया आ गए तो बहुत सारी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उन्होंने हमें जॉब ऑफर किया लाइजनिंग के लिए, क्योंकि इनको पता है कि यार ये बंदा जो है जर्मनी के एनवायरनमेंट मिनिस्टर को मिल सकता है, इटली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर को मिल सकता है, और कितने 60 दिन में वो 4 मिनिस्टर को जाके मिल सकता है। अरे सर, आप यदि किसी एक मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का, आपको कम से कम वो 3 हफ्ता टरकाएगा। और हमने तो सर ये कर दिया। और नॉट ओनली यूरोप, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ईरान, उसके बाद में ताजिकिस्तान। ऑफ कोर्स आई हैव सम लाइजनिंग स्किल, तो दे न्यूज लाइक दिस गाय इज गुड फॉर लाइजनिंग। आपको किसी भी मंत्री के साथ आपको ही कैन गिव अ मीटिंग। तो बहुत सारा पैकेज था सर। इट वाज, अभी रोना था कभी कभी, क्या इतना मैंने क्यों छोड़ दिया। और कोरोना में तो मैं रो रहा था। तो हमारा सपना है कि भारत में हमें टूर दे फ्रांस जैसा एक एनुअल साइकिलिंग का इवेंट करना है। ओके। तो ये इवेंट साइकिलिंग का ही क्यों करना है, तो इसका एक रीज़न है सर। तो सर इसका रीज़न लाइक हमें भारत में साइकिलिंग का इवेंट क्यों करना है, इसके 3 रीज़न हैं।
तो सबसे पहला एक रीज़न है सर, जो ओलंपिक होता है उसमें साइकिलिंग की लगभग 22 इवेंट होती है हर साल, और हर 4 साल बाद जो ओलंपिक होता है उसमें 22 इवेंट होती है। 22 इवेंट मतलब आपको 22 × 3 मतलब 66 मेडल। भारत को 3-4 मेडल आता है कहीं से भाला फेंक का। भाला फेंक में आपको 3 मिलेगा। आप 10 लोग भी भेज दोगे तो आपको 3 ही आना है, ज़्यादा नहीं आएगा। बट सर आप एक साइकिलिंग का टीम खड़ा कर दोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस सर आपको प्रॉस्पेक्टिवली 66 मेडल का है। बराबर है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट वी स्टार्टेड साइकिलिंग इन इंडिया, कि इन फ्यूचर वी विल गिव होप्स टू क्रिएट साइकिलिंग टीम इन इंडिया। अभी फिलहाल अपने पास साइकिलिंग का टीम ओलंपिक में नहीं है। मेडल तो छोड़ दो सर, दूर दूर की बात है, मेडल हमारे पास नहीं, हमारे पास साइकिलिंग का टीम भी नहीं है। और हमारा जो लास्ट साइकिलिस्ट है जो ओलंपिक में जाके ऐसे उसने टच किया था 1964 में था सर। 1964। उसके बाद से सर अभी तक एक साइकिलिस्ट नहीं इंडिया में हुआ है जो कि ओलंपिक को जाके टच कर दे। मेडल छोड़ दो भाई, फर्स्ट राउंड में जाके रिटर्न आ जाए, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी नहीं है। तो फर्स्ट ड्रीम इज लाइक वी वांट टू क्रिएट अ साइकिलिंग टीम टू रीच आउट टू द ओलंपिक। सेकंड रीज़न ये है कि सर फिलहाल जो है वी आर इन ए ट्रांजिशन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्री। तो हमारे पास पैसा आ रहा है सर अभी, और पीपल कैन अफोर्ड। तो आर्म फोर्सेस में या फिर प्राइवेट में डॉक्टर, लाइक आर्म फोर्सेस के, पुलिस के जो साइकिलिस्ट है, डॉक्टर्स के जो है, साइकिल उठा के वो यूएसए में जाते हैं, वहाँ पे साइकिलिंग की इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो लंदन, एडिनबर्ग, लंदन में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। वो पेरिस में जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं। विष्णु जी, यहाँ रोड्स किधर है साइकिलिंग को? इट्स डेंजरस ना। अभी आप बोल रोड है भी तो भी साइकिल चलाने की जगह नहीं होती उसके अंदर। वो तो ठीक है, पीछे से ट्रक आएगा। और आज जनरली बाकी जगहों पे तो शायद साइकिल का ट्रैक अलग होता होगा। सर इट्स लाइक पहले मुर्गी या पहला अंडा, तो दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो हाँ वैसे है। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो अभी हमारे पास पैसा आ रहा है, सो वी प्रपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हिंदयान प्रपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यार आप हमें थोड़ा सा परमिशन दे दो ताकि हम ट्रायल एंड एरर करके एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे ताकि हमारे साइकिलिस्ट को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, और बाहर के साइकिलिस्ट में भी हमारे यहाँ पे आ जाए, हमारा टूरिज़्म बढ़ जाएगा, 4 पैसा मिल जाएगा। और तीसरा रीज़न ये है कि सर साइकिलिंग इज़ ए ग्रीन ट्रांसपोर्ट। करेक्ट। तो आप थोड़ा सा मूवमेंट दोगे ना, इट बिकम अ मूवमेंट, नेशनल वाइड मूवमेंट। तो हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, तो हो जाएगी। एंड कमिंग बैक टू, आपने एक पॉइंट बोला था सर कि पीछे हाथ से आके कोई ठोक देगा। तो सर हमारा जो साइकिलिंग का काम देख के जो फिट इंडिया का नेशनल का जो एक बॉडी है, जो कि आदरणीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर आता है जो इसमें, तो उस पर हमारा स्पेशल मेंबर करके वहाँ पे हमें वो चुना गया है। तो उस कमिटी में हमने एक प्रपोजल रखा था कि साइकिलिंग वाले को कोई भी यदि धक्का देगा या मार देगा पीछे से टक्कर, दिस शुड बी नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके। तो बंदे का मतलब क्या बोलते हैं, बेल नहीं होना चाहिए। कोई भी साइकिलिस्ट जो चल रहा है रास्ते पे, उसको आप नहीं कर सकते ऐसा। जब कोई बंदा साइकिल से चल रहा है और उसको कोई भी व्हीकल थोड़ा स्लो होना देता है और उसको चोट लगे, कुछ भी हो जाए, वो बाकी की चीज़ है, बट दैट शुड बी नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये एक्सेप्ट हुआ है क्या? सर प्रपोजल रखा है। तो इट शुड गो टू द पार्लियामेंट एक्चुअली। तो आप ये साइकिलिंग का इवेंट कितनी बार रखते हैं वैसे? सर हम मैक्सिको में रहते हैं और हर साल यहाँ पे आते हैं, और 5 राज्यों में हमारा 7 राइड होता है। दिल्ली में एक राइड होता है, यूपी में होता है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में 2 राइड होता है सर। महाराष्ट्र में कहाँ से कहाँ जाता है? महाराष्ट्र में ठाणे TMC टू BMC, उसके बाद में मुंबई टू पुणे, और पुणे में जो है हर साल फरवरी 19 को शिवाजी महाराज का जो बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन पे हम शनिवार से सिंहगढ़ तक बाइक एंड हाइक करते हैं, और वहाँ पे शिवाजी महाराज का जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। उसमें आर्म फोर्सेस भी आते हैं। आपकी कहानी आप जो थोड़ी देर पहले सुना रहे थे उसमें मैं लॉस्ट हो गया, तो मेरा एक सवाल रह गया था स्टार्टिंग से कि आप इतने देश में जो है ट्रैवल कर चुके हैं, तो इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो कैसे समझें कि बाहर के देशों के जो लोग हैं या कल्चर है वो कैसा है?
क्या वो इंडिया से बेहतर है, या फिर कौन सा ऐसा देश है जो आपको लगा कि इंडिया से उसकी लाइफ, वहाँ की लाइफस्टाइल है, कल्चर बहुत अच्छा है, और कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे बिल्कुल भी जाया नहीं जा सकता? सर मुझे आप ऐसा पूछेंगे कि मेरी रिटायरमेंट के बाद में मुझे यदि ऑप्शन है किसी देश में जाने के लिए और सेटल होने के लिए, तो सर मैं ऑस्ट्रेलिया पहले चुनूंगा। क्यों? तो उसका रीज़न ये है सर, वहाँ पे जो है सर ह्यूमन लाइफ को बहुत वैल्यू है। आप कोई भी हो, आपका कलर कुछ भी हो, दे विल काउंट एज ए ह्यूमन बीइंग। तो वहाँ की एक स्टोरी है, मुझे बताई गई थी, मैं उस वक्त नहीं था। तो जो मेट्रो रहता है ना सर, मेट्रो का जो बोगी रहता है उसके बीच में एक आदमी ऐसे घुस गया था। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, उसको खींच के ऐसे निकालेंगे, कुछ हो जाए, नहीं तो जान दे मर दे। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, वो पूरा बोगी ऐसे उठाया सर, सब लोगों ने मिलके, और बंदे को निकाला, और वो नीचे रख रहे थे। नीचे रखते वक्त वो फिसल गया और डिरेल हो गया, गिर गया, डैमेज हो गया बोगी। तो उनका जो गवर्नमेंट का ऑफिसर आ गया, उसने बोला वी आर वेरी हैप्पी दैट वी सेव्ड वन लाइफ टुडे एंड इट्स ओके, देयर वाज अ डैमेज टू द बोगी, फ्यू कुछ भी रहेगा, 1-2 करोड़ 4-5 करोड़ वो हम देख लेंगे, बट बंदा बच गया। तो वो जो एटीट्यूड है सर कि द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन, वहाँ पे मुझे लेकिन बहुत नॉर्मल लोगों में भी वो एटीट्यूड है क्या? वहाँ के जो रहवासी है या लोकलाइट्स हैं वो भी आपको वैसे ही, या आप रेसिज्म का आपको शिकार होना पड़ता है आप इंडियन होके? क्योंकि बहुत बार हिस्ट्री में सुनने में आया, न्यूज़ में सुनने में आया था कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत परेशान किया जाता है उनको। सर जितना कि मैं ऑस्ट्रेलिया में घूमा हूँ, आई वॉज लाइक ऑन द रोड, हर दिन मैं अलग आदमी से मिल रहा था। तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसने मेरे स्किन के ऊपर या किसने कमेंट किया है। मैं तो सर आई वॉज एट रिसीविंग एंड, मैं उनको लिफ्ट मांगता था, वो मुझे सैंडविच देते थे, पानी देते थे। तो मुझे आई डिडंट फाउंड एनीवेयर सच काइंड ऑफ रेसिज्म। मे बी किसी के साथ कहीं पे हुआ होगा सम आइसोलेटेड इवेंट, ना नहीं बोल सकते, क्योंकि 100 में से एक आध आदमी के साथ कुछ हो गया, दैट कुड बी आइसोलेटेड इवेंट। बट ऑस्ट्रेलिया आई फाउंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। हाउ इज द क्लाइमेट देयर? सर क्लाइमेट ऑस्ट्रेलिया इज वेरी बिग। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में कहीं पे बर्फ गिर रही है तो राजस्थान में हो रहा है, तो वैसे भी सेम बहुत बड़ा कंट्री है। बट वहाँ पे एक मेलबर्न नाम से सिटी है, वहाँ का मुझे ड्यूरिंग मेरा जो कुछ टेन्योर था वहाँ पे बहुत अचंभा लगा उधर का वेदर। एक दिन में आपको तीनों सीजन मिलते हैं सर। एक दिन में ही? एक दिन में सुबह कड़ाके की ठंडी मिलती है, उसके बाद में धूप आ जाती है, और शाम को बहुत ठंडी लगती है। और मे भी थोड़ा सा ये क्रम चेंज हो जाएगा, सुबह ठंडी रहेगी, दोपहर में गर्मी, रात को ठंडी, वो बारिश, तीनों सीजन आपको एक ही दिन में मिल जाते हैं, और एवरी डे। और कौन से देश का सीजन सबसे, मतलब कहीं ऐसे था जैसे नॉर्थ पोल में हम सुनते हैं कि सूरज ढलता ही बहुत कम है, या साउथ पोल में वैसे होता है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर मौसम दिन बहुत या ही अलग है? बहुत ही अलग है, जो आपको सबसे अलग लगा भारत से, तो कम से कम? और इंडियंस को अडेप्ट करने में वहाँ पे मुश्किलात हो सकती है? सर मुझे एक स्ट्रेंज लगा, जब मैं जर्मनी में था, तो शाम के 3:00 हो रहे थे, और मैं एक ऑफिस में था, मतलब ऐसे ही ऑफिस में के साथ लाइट वगैरह सब कुछ रहता है, बंद था सब कुछ। जब मैं 3:15 बजे बाहर निकला तो सर पूरा अंधेरा था, और स्ट्रीट लाइट शुरू था, बट स्ट्रीट लाइट वहाँ का डिम रहता है सर। वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लाइट धक करके होता था। तो दोपहर को 3 बजे स्ट्रीट लाइट ऑन है और पूरा अंधेरा है। दैट हैपन विथ मी सर। तो वो मतलब सूरज नहीं था, या मतलब बहुत बादल हो गए थे? नहीं, वहाँ पे विंटर में जनरली ऐसा ही होता है, मतलब सूरज होता ही नहीं है, सूरज जल्दी हो जाता है, सेट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर जल्दी सेट हो जाता है। और एक और सवाल था मेरा एक अलग एंगल पे, लोगों का जो व्यवहार होता है, बहुत बार जो बाहर के टूरिस्ट जो आते हैं इंडिया में, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, हम बहुत ज़्यादा पैसे लेकर लूट लिया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि बॉम्बे में, मुंबई में जो है, वो एक ऑटो वाले ने फॉरेनर से 17,800 रुपये लिए थे कुछ 50 किलोमीटर के दूरी के लिए। तो ऐसा दुर्व्यवहार या ऐसा जो लोगों का जो ये होता है, कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं, टूरिस्ट के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो किस देश में सबसे ज़्यादा अच्छा है? मतलब वेलकमिंग किसका ज़्यादा नेचर अच्छा है? सर जनरली मैंने कभी टैक्सी नहीं किया, मैंने पूरे 3 साल के ट्रैवल में सिर्फ 2 बार टैक्सी किया। एक बार बोलिया में था,
और मुझे एक एम्बेसडर से मिलना था और उसके ऑफिस ने फ़ोन करके बोला था तू जिस शहर में रुका है ना वहाँ पे एम्बेसडर सर का विजिट है और वो 2:00 पे एक घर पे जाने वाले 10 मिनट का वहाँ पे मीटिंग है। तो मेरे पास कुछ लगभग आधा घंटा था। तो सर दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने टैक्सी लिया था। तो टैक्सी लेके मैं भागते दौड़ते हुए वहाँ पे गया पहुँचने के लिए वो एम्बेसडर साहब को मिलने के लिए। बोलीविया में थे और उस शहर का नाम सांता क्रूज था। सांता क्रूज और यहाँ पे सांता क्रूज में 17,000 ले लिए थे। एक और सवाल है जो मेरा रह गया था। जनरली मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ, मैं जहाँ से ज़्यादातर अपने गांव जाता हूँ या यहाँ आसपास के सिटीज़ में जाता हूँ। तो मुझे जनरली थोड़ा सा भी ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ का हवा पानी या खाना चेंज हो जाता है तो वो सूट नहीं करता है। तो जब आप इतने सारे देश ट्रैवल करते हैं तो वहाँ का खाना पानी हवा ये सब चीज़ें कभी अफेक्ट नहीं किया आपको? सर आई वुड से अफेक्ट होता था बट अफेक्ट हर एक को होता है बट हमें एक डिसिप्लिन रखनी चाहिए। तो आई एक्सप्लेन मैं खुद को कैसे मेंटेन करता था। आई ट्राई टू एक्सप्लेन। तो आप जब अकेले ट्रैवल करते हैं सोलो जर्नी रहता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें स्ट्रांग रहना है एंड वो प्रायोरिटी डायरी के फर्स्ट पेज पे रहता है कि आई नीड टू बी स्ट्रांग। मेरा यहाँ पे कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। सो ऑलवेज लाइक हेल्थ इज फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। तो मैं जनरली मॉर्निंग में जब उठता था तो 1 लीटर पानी पीना है ताकि बॉडी पूरी हाइड्रेट करनी है। उसके बाद पानी 1 लीटर पियोगे तो आपका पोट साफ़ हो जाएगा। पोट साफ़ हो गया तो बहुत सारी आपकी ये जो है ये हो जाएगी। और आपको एक्सरसाइज करना है मॉर्निंग में थोड़ी, भले 4 सूर्य नमस्कार क्यों ना हो, सन सैल्यूटेशंस आपको करने हैं। दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। उसके बाद में नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ अ ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाए। आई वॉज अ वेजिटेरियन बट ऑन 5 occasions आई ईट फिश और एग। आई ईट only 5 times fish and egg on few times. एप्पल बनाना यू विल फाइंड एवरीवेयर। और मेरा सबसे इजी ये रहता है कि मैं जब मार्केट में जाता हूँ वेजिटेबल देखता हूँ तो वेजिटेबल फ्रूट्स लेके आता हूँ। मूली ये छिल दिया खा लिया ऐसे ही। तो आई वॉज लाइक काइंड ऑफ वाइल्ड पर्सन। जो भी कच्चा मिला खा लिया। दैट हेल्प मी टू बी हेल्दी। लेकिन आपने अभी कहा कि आपको फिश और अंडा भी खाना पड़ा, तो वो आपने मजबूरी में खाना पड़ा या कोई और रीज़न था? अरे सर ऑप्शन ही नहीं था उस देश वहाँ पे। लाइक माई फैमिली इज़ वेजिटेरियन। मेरे दादाजी दादाजी के दादाजी दादाजी के दादाजी ऐसे 11 जनरेशन किसी ने अंडा को टच नहीं किया, मांस मच्छी को टच नहीं किया। वो पहले हम ऐसे आदमी हैं कमी नहीं जिसने फिश खाया या अंडा खाया। तो इसलिए खाया कि आई हैड नो ऑप्शन देयर। सर्वाइवल। तो आई नेवर टच मीट। हाँ, मीट का एक एक्सपीरियंस हमें बताना चाहिए सर। हम थे मणिपुर में और हमारे एक जो हम उसको दोस्त भी नहीं कह सकते लेकिन बट महाराष्ट्रियन ही थे। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो मणिपुर में। एक उखरुल नाम से डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो एक फ्रेंड ने मतलब कॉमन फ्रेंड के फ्रेंड ने उनको बोल दिया कि भाई मेरा दोस्त आने वाला है। तो उसने फिर बोल दिया आ जाओ, हमारे पास रहने की खाने की व्यवस्था हो जाएगी। हम यहाँ पे वहाँ पे कलेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे भी यार कलेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। और नॉर्थ ईस्ट में तो यार IAS मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम वहाँ पे गए तो 2-3 दिन वहाँ पे अच्छे से रहे। हमने एक दिन उनको बोल दिया सर हमें रियल वाला नॉर्थ ईस्ट देखना है। बोला भाई साहब आप यहाँ पे आए हैं, हमारा पाहुनचर लीजिए, 4-5 दिन रहिए और सेफली आपके घर जाइए। मैंने बोला देखो सर हम जर्नलिस्ट हैं, यहाँ तक इसलिए है कि हमें कुछ देखना है। तो आपका जो घर है सुरक्षित है बट हमें देखना है। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, चल बोला आ जाओ। और सर मुझे थोड़ा अचंबा लगा उसने जब हाथ पकड़ा तो घर का जो गेट है उस तरफ लेके गया। वहाँ पे सर बुलेट के मार्क्स थे उनके घर पे कलेक्टर के। बोला भाई सच्चाई ये है कि मैं भी सेफ नहीं हूँ। तो मैंने बोला सर फिर भी मुझे देखना है, मेरी रिस्क पे। उसने फिर वो फ्रेंड के इसको बता दिया भाई ये बंदा ऐसा बोल रहा है क्या करना है। वो बोले यार सन के इसको जाने दे जहाँ पे बोल रहा है। तो उसने क्या किया,
मैं आपकी अरेंजमेंट कर देता हूँ, आपको एक गांव में भेज देता हूँ, वहाँ पे एक बंदा है उसको थोड़ा सा हिंदी आता है, थोड़ा सा हिंदी आता है, क्योंकि वो कभी यहाँ पे आया था पंजाब में कुछ एग्ज़ाम के लिए, अभी बूढ़ा हो गया, वहाँ पे वो सरपंच है। मैंने बोला ठीक है। तो उसने बोला गलती से किसी को मत बोलना कि तू मेरे घर पे रुका था या तू मेरा फ्रेंड है, ऐसा गलती से भी नहीं बोलने का, तू कलेक्टर का फ्रेंड है, तू यू आर ऑन योर ओन, मैं तो मेरी गाड़ी तुम्हें रास्ते में छोड़ देगी, वहाँ से वो बताएगा कहाँ पे जाना है, दूसरा गाड़ी लेके चला जा। ठीक है। तो हम चले गए सर वहाँ पे। तो म्यांमार के नज़दीक वाला गांव था, तो मुझे पता नहीं था म्यांमार वहाँ से बहुत नज़दीक है। तो वहाँ पे हम रहे, तो उनको मैंने बोला था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उन्होंने दूर उसके गांव से एक वो पत्ता गोभी रहता ना, वो लाया था, उसको बॉईल किया था, उसका वेजिटेबल बनाया था, मुझे 2-3 दिन वही दिया था। और उसमें वो एंट रहती ना मूंगी, वो भी गया था, उसने वो मिक्स करके वो दूसरे तीसरे दिन मुझे वही खिलाया, तो खा लिया। एक दिन मुझे उसके घर पे एक गेस्ट आ गया, उसने बोला हमारे यहाँ पे फीस्ट है। मैंने बोला यार फीस्ट, हमारे लिए फीस्ट मतलब यार कोई तो भी शुगर का बना हुआ गोड और समथिंग रहेगा। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। वो बोले दूर है यहाँ से, पैदल जाना पड़ेगा, आपको 3 माउंटेन क्रॉस करने हैं। ओहो। मैंने बोला यार पिछले 2-3 दिन से ऐसा वो पत्ता गोभी खा रहा हूँ, पत्ता गोभी और राइस खा रहा हूँ, तो चलो कुछ हो जाए वहाँ पे। तो हम चलते चलते गए, एक माउंटेन, दूसरा माउंटेन, तीसरा माउंटेन करके उधर चले गए। उधर जाते वक्त मुझे स्टोरी बता रहे थे कि ये पौधा है, ऐसा है, बहुत बड़े बड़े पौधे थे वहाँ पे। तो गए वहाँ पे, तो दोपहर के 2-3 बज रहे थे। उन्होंने वो स्टूल जो रहता है ना, उसको हरिन का, हमारे यहाँ पे सरफेस स्टूल को स्टूल रहता है, लकड़ी रहता है, वहाँ पे वो हरिन का जो चमड़ी रहता है उसको सी के बना देते हैं। अरे बाबा। तो उस पे सब बैठे थे, और दूसरा एक सामने टेबल नहीं था, वैसे ही सेम था, हरिन के इस पे ना, उस ऊपर एक प्लेट रखा था। तो उसमें राइस दिखा, उस बाद में एक ग्रेवी था, बहुत थिक ग्रेवी था, दूसरा एक ग्रेवी था। तो भाई देखने से मुझे पता चला कि भाई ये वेजिटेरियन वाला ग्रेवी नहीं है। ऐसे एक करके डाल दिया, बहुत ऑयली था सर, पूरा हाथ ऑयली हो गया। मैंने बोला इसमें क्या है, तो उसने बोला पोर्क। मैंने बोला दूसरी इसमें क्या है, तो उसने बोला उसकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जो मुझे समझ में नहीं आया। तो उसने एक बच्चे को बोला कि पेन पेपर लेके आओ, उसने हरिन का पिक्चर निकाला और बोला कि हरिन का जो बच्चा पैदा हो गया ना, वो ज़मीन को नीचे पड़ने से पहले उसको कैच किया और उसको उठा के हमने उसका बनाया है। मतलब वो जैसे उसका जन्म हो गया तो वो टच ज़मीन को करने से पहले उसको उठा लिया है और उसका बनाया है। ये बहुत ये रहता है, मतलब दिस इज़ लाइक अ फीस्ट फॉर अस। मैंने बोला माफ़ कर दीजिए, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये जो है हम वेजिटेरियन है, हम नहीं खाएंगे। दूसरा जब तो पोर्क था और एक हरिन का था, जो पिक्चर निकाल के दिखा था। तो हमने बोला ये तो नहीं खाएंगे। तो सर वो सब ऐसे मेरी तरफ देख रहे थे कि यार इतना बड़ा फीस्ट बना है, ये कमी की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है, हाथ धो के बैठे हैं। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो मुझे जाने से पहले एक फ्रेंड ने एक नोटिस दिया था कि भाई ये लोग ऐसे रहते हैं, जब तक फ्रेंडली है ना, फ्रेंडली है, जब इनका सटक गया ना तो तेरी खैर नहीं है। तो बोला कि मेरा एक जो सीनियर था उसको एक फेस्टिवल में लेके गए, वो बेचारा मतलब वो जो माल जनेवे दारू कुछ वगैरह था, वो दारू नहीं पीता था। अरे उसको दारू पिला दी, इतने बड़े ऑफिसर को, मेरा सीनियर था। तो तेरे साथ कुछ हो जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखने का, किसी चीज़ को 2 बार ना बोलने का, 3 बार नहीं बोलने का। तो मुझे याद आ गया और मैं उनके आंखों में देख रहा था वो गुस्सा। सर ऑफकोर्स लाइक मेरे घर में कोई आता है, मैं उसको कुछ परोसता हूँ और वो नहीं खाएगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। यदि मैं अच्छा हूँ तो लाइक ट्रैवल के ऐसे मुझे पता है, बट उन्होंने उनके घर के बाहर कभी नहीं गए हैं, उनको पता नहीं है बाहर का वर्ल्ड, दे डोंट नो वेजिटेरियनिज्म। तो गुस्सा हो गए थे सर। तो इवेंचुअली वो सब ये करने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये ले लिया, ग्रेवी नहीं, हाँ एक्चुअली ग्रेवी लेके राइस पे डाला। बोले नहीं यू नीड टू ईट दैट वो बोन, लाइक वो शेल। मैंने बोला नहीं होता है, बट वो जो टेंस हो गया था सब, वो भी टेंस थे, मैं भी टेंस था, मुझे भी गुस्सा आ रहा था। तो मैंने उसको ये भी बोल दिया कि भाई ये जो हरिन है ना, इसकी वजह से सलमान खान अभी तक केस में है। तो वो बोले सर डोंट वरी, यू आर नॉट इन इंडिया। ओह माय गॉड। मैंने बोला फिर? बोले यू आर इन म्यांमार। मैंने बोला कब?
मैंने बोला वो जो हमने आपको बोला था ना कि जो पेड़ उखाड़ के फेंक दिया है, बहुत बड़ा पेड़, दैट इज़ अ बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। तो सर कहाँ गया था? लेकिन इतना इजीली कैसे क्रॉस कर दिया आपने म्यांमार? कुछ वहाँ फेंसिंग नहीं था? वहाँ पे फेंस नहीं है। वो जो म्यांमार का जो नागा लोगों का जो ये है, उस वक्त नहीं था। अभी वो प्रपोजल आया है पार्लियामेंट, वो कुछ बना रहे हैं वहाँ पे। उस वक्त कुछ नहीं था, वो ट्रैवल कर सकते हैं ऐसे, मतलब एक्चुअली मतलब वो बहुत सारे जानवर अलग अलग भी खाते हैं। नहीं ठीक है, नहीं बात करते, मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ वैसे। तो सर दूसरा हादसा था कि मैं म्यांमार में हूँ और मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है खुद का, और ये इतना सारा फोर्स कर रहे हैं, और वो पूरा मतलब उनका गुस्सा भी देख रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से एक ऐसा एक ले लिया, डाल दिया और निगल दिया सर। बोले और एक, तो 3 मैंने निगल लिए और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा सा राइस रख दिया ऐसे, मतलब नहीं जा रहा था, फिर मैंने डाल दिया ताकि मुझे एनर्जी चाहिए नीचे वो 3 माउंटेन क्रॉस करने के लिए। शाम को घर गया, उनको बोला कि मुझे कल जाना है फ्रेंड के पास, कलेक्टर के पास। वो बोले अभी तो पॉसिबल नहीं, कल दिन में एक ही बार गाड़ी आती है, वो 11 बजे आती है, उसमें जाओ। तो कल मैं पूरा मेरा बस्तान बांध के 10 बजे वहाँ पे जाके बैठ गया, और गाड़ी आने वाली थी 11 बजे, वो गाड़ी आई नहीं। तो एक दिन वहाँ पे और रुकना पड़ा, दूसरे दिन का गाड़ी। दूसरे दिन मैं 10 बजे वहाँ पे गया, और उसके सब लोग मेरे सिर्फ वहाँ पे वेट करने के लिए मेरे साथ बैठे थे। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था यार, सबको ऐसे छोड़ के, मतलब इट वाज अनवेलकम ना, कि यार दर्द हो रहा था स्टमक में सर, बहुत दर्द हो रहा था। 2 दिन मैंने कुछ खाया नहीं उसके बाद। तो गाड़ी मिल गई, गाड़ी नहीं आया उसी दिन। एक लॉरी जा रहा था, ट्रक जिसमें लकड़ी लगा हुआ था, और वो जो ड्राइवर गाड़ी का मालिक था वो पूना में पढ़ा था। तो मैंने बोला भाई मुझे लिफ्ट दे देना यार। तो बोला सर म्यांमार की कुछ लड़कियां है इसमें, तो मैं आपको आगे नहीं बिठाऊंगा, आपको पीछे बैठना है, लकड़ी पे बैठ जाओ। इमेजिन करो सर, नॉर्थ ईस्ट को हिल्स, वो ट्रक की लकड़ी के ऊपर बैठ के पूरा मैं सर मसाज हो गया। मसाज नहीं बोल सकते उसको तो। पूरा बॉडी का एक पार्ट आई कुड इमेजिन, और पेट में दर्द हो रहा था। और मैं हमारे फ्रेंड के पास वहाँ पे ऑफिस में चला गया, वहाँ पे वेटिंग किया। तो उनको बोला कि भाई पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आई नीड टू सी द डॉक्टर। वो बोला कि मैं क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, कल तुझे जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो तुझे बता देंगे। तो मैंने बोला भाई महाराष्ट्र में मेरा फ्रेंड ऐसे लाइक कोई कलेक्टर ऐसा फ़ोन करेगा ना, 10 डॉक्टर आके खड़े हो जाएंगे। बोला भाई साहब वो महाराष्ट्र है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है। तो नेक्स्ट दिन मुझे पूछा कि यार अपॉइंटमेंट का कुछ हो गया? बोला हाँ अपॉइंटमेंट हो गया है, यदि डॉक्टर को समय मिला तो तुझे देख लेंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला भाई वहाँ पे एक ही डॉक्टर है, वो गायनाकोलॉजिस्ट है। तो मैंने बोला यार शूट, अभी मैं गायनाकोलॉजिस्ट को जाके बोल दूँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो हमने माता जी को फ़ोन कर दिया और बोला कि यार पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने कुछ गलत सलत खाया है। तो बोली ऐसा करो आप नमक डाल के गर्म पानी पी लो, और इतना पी लो कि उल्टी हो जाए, वो उल्टी हो जाएगी। तो सर मतलब जिस दिन मैंने वो खाया था वो दिन चला गया, उसके बाद में गाड़ी नहीं मिला वो दिन चला गया, और तीसरा दिन शाम को मैंने बहुत पानी पी लिया कर दिया, वो सेम जो था 3 ऐसे टक 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 करके नीचे गिर गया। 3 दिन बाद भी? 3 दिन बाद डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मैंने उस दिन से बोला कि मैं किसी चीज़ को टच नहीं करेंगे, अपने से होता नहीं है, अपने से नहीं जाता है, तो कभी हमने टच नहीं किया। लेकिन फिर आपने चाइना वगैरह कैसे क्रॉस किया बिना नॉनवेज खाए? मतलब इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। कई कंट्रीज में तो बहुत ही डिफिकल्ट है, उनके तो हर जगह पे नॉनवेज है। जब चाइना में थे सर हम शंघाई में, तो सर प्रॉब्लम ये था कि हमारा SBI का बैंक का जो ट्रांसफ़र है वो उस कार्ड पे नहीं हो रहा था, मेरा पैसा रुक गया था वहाँ पे भी। मेरे पास कुछ पैसा था, वो इतना ये सफिशिएंट नहीं था, और मुझे तो वेजिटेरियन खाना था। तो मैं क्या करता था, हर दिन वहाँ के कुछ शॉपिंग मॉल्स मैंने देख लिए थे, तो हर दिन दोपहर में मैं वहाँ पे जाता था शॉपिंग मॉल में। दोपहर को क्या करते थे, जो भी माल एक्सपायर होते आ रहे ना उसका स्टिकर चेंज कर देते, लाइक 80% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। सब घूम के देखने का कि कौन सा वेजिटेबल है, बनाना है, कुछ है उस पे है, वो सब लेके आने का। और वो हॉस्टल पे जाके मैं क्या करता था, शाम को सब दोस्त लोगों को बोलता था कि दिस इज़ लाइक हैप्पी आवर्स एंड द विष्णु फ्रॉम इंडिया वेलकम्स यू, और कुछ एप्पल्स कट करके साफ करके वगैरह रखता था,
उनके साथ मैं भी खा लेता था। तो उनके साथ दोस्ती हो गई। वो भी कभी कभी मुझे राइस वगैरह कुछ देते थे, जो भी वेजिटेरियन वगैरह रहता था, और वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऐसे खा के और राइस खा के चलता था। वहाँ पे एक मैंने गलती किया सर। आदमी ने ट्रैवल में पैसा सेव करना चाहिए, बट जब सेव करते ना तो एक लाइन मारनी चाहिए कितना सेव करना है। आप सेव करते करते वक्त एक दिन खड्डे में गिर जाते हैं। मेरे साथ वैसा हो गया कि मैं राइस खा रहा था और मैंने सोचा कि कुछ राइस बचा है तो मैं इसको मॉर्निंग में खा लेता हूँ। तो मैंने मॉर्निंग के लिए रख दिया। तो राइस जब पूरा जो कंटेनर फिल है वो सॉफ्ट रहेगा, बट कुछ दाना ऊपर ऊपर रहेगा ना, वो फ्रिज में रख दोगे वो आपका कड़क बन जाता है। तो मैं खा रहा था मॉर्निंग में, तो उसमें का 2-3 दाना इतना कड़क हो गया था ना, वो मेरे दांत पे कटक कर दिया। जो फीलिंग था ना वो डैमेज हो गया, और इतना परेशान हो गए कि बहुत दिक्कतें आई वहाँ पे। एक तो हम वहाँ के हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे, खाना खा भी नहीं पा रहे थे, दर्द हो रहा था, सो भी नहीं पा रहे थे। तो दैट वाज ट्रबल टाइम। बट इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया में जाके एक इंडियन डॉक्टर मिल गया जिसने ठीक कर, उसने वो रिफिल कर दिया। अरे मैं भी ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द एसेंशियल बैकपैक आपने कैरी किया था, और टिप्स जिसे घूमना है उसके लिए बैकपैक क्या रखना चाहिए, एसेंशियल्स फॉर ट्रैवल। इससे भी पहले एक और सवाल का भी जवाब दीजिए, मैं दोनों क्वेश्चंस कंटिन्यूटी पूछता। आपने इतना सारा ट्रैवल्स किया, टोटल दिन कितने थे, और आपको अकेलापन महसूस नहीं हुआ क्या? क्योंकि लोनलीनेस ये सबसे बड़ा लोगों को डिप्रेशन का कारण होता है। हम एज इट इज़ एज ह्यूमंस हम एक कबीले में रहने वाले स्पीशीज़ हैं, तो आप तो लोनली ट्रैवल कर रहे थे। अलोन ट्रैवल फॉर 4-5 डेज इज़ ओके, बट आप तो बहुत दिन थे, तो आपको ये कैसे लगा? सर दिस इज़ यू पॉइंटेड आउट वेरी राइटली। सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टी है सोलो ट्रैवल में, यू हैव टू एंटरटेन योर ओन सेल्फ। जैसे मेरा पूरा ट्रैवल था 3 साल 3 दिन। 3 साल तक ट्रैवल किया आपने कंटिन्यू? जी सर, और 3 साल 3 दिन में आज मैं आपसे मिला तो देर आर लाइक हार्डली चांसेस दैट मैं आपको दोबारा मिल पाऊंगा। तो आपके साथ आज मेमोरी किया, वो मेमोरी कल इरेज हो जाएगा जिसके साथ। और यू आर ओनली वन, आपको खुद को एंटरटेन करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है सर। मतलब आपको किसी को, यदि मैं नए पर्सन को एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड अनलेस वो खुद कहीं 10 दिन बाहर नहीं जाएगा। जब वो बाहर जाएगा 10 दिन अकेले में रहेगा, तो ही विल अंडरस्टैंड भाई कि अकेले में रहना और खुद के माइंड को एंटरटेन करना, इट्स रियली रियली चैलेंज। तो हाउ आई वर्क ऑन इट। तो सर इसकी शुरुआत मेरी ऐसी हो गई थी कि 2013 में हमने विपासना नाम का एक 10 दिन का मेडिटेशन का कोर्स रहता है वो किया था। तो ये कोर्स ऐसा रहता है कि आप वहाँ पे जाओगे ना, तो पहले दिन आपका मोबाइल लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है, नो कम्युनिकेशन। 10 दिन आप अपने साथ ही रहोगे। वहाँ पे लोग रहेंगे, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, आप बात नहीं करोगे, इवन यू कैन नॉट सी इनटू द आईज ऑफ समवन। ओके, आप हाथ से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लिटरली नो कम्युनिकेशन विथ एनीवन, एनी ऑब्जेक्ट, एनी एनिमल। आप एनिमल को भी नहीं करेंगे। मॉस्किटो यदि आपको काट रहा है तो सिर्फ आप उसको ऐसे करेंगे। तो 10 दिन का कोर्स है, तो हमने किया था उसको 1-2 बार और बार किया था। तो वो कोर्स करने से आई रियलाइज हाउ टू एंटरटेन माई सेल्फ। और कैसे करना होता है वो क्योंकि हम इतने बिजी लाइफ, जो मुंबई की तो लाइफ में, आप तो सिटी की कोई भी लाइफ ले लो, कि आदमी 5 मिनट भी खाली बैठता है तो उसको लगता है कुछ तो करूँ मैं। तो आप इतने दिन, इतने साल खुद को कैसे एंटरटेन रखा है कोई इंसान? सर दैट इज़ अ चैलेंज। आप विपासना करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड इट, बट दैट कोर्स इज़ वेरी चैलेंजिंग सर। 10 दिन वहाँ पे रहना, एक बार वहाँ पे कोई आदमी 10 दिन टिक जाता है ना, वो ज़िंदगी में कुछ भी कर लेता है सर। तो मेरा जो ट्रेनिंग है उस कोर्स में हुआ था, वो मेडिटेशन जो है आपको अंदर से स्ट्रांग बना देता है। व्हाट अबाउट द बैकपैक जो मैं बोल रहा हूँ, अब क्या एसेंशियल्स रहना चाहिए आपके पास कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो? सर मेरा बैकपैक ऐसा था कि सर मेरे पास 3 बैग थे। मैंने उनको नाम रखे थे अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली। वेरी गुड। अल्फ़ा मेरा पर्स था, उसमें मेरा एक छोटा सा लैपटॉप था HP का,
और उसके साथ एक 3 साल चला लैपटॉप हो? 3 साल चला, अभी भी है सर घर पे, HP का था। तो एक डायरी था, मेरा पॉकेट वॉलेट उसमें ही था, कुछ बैंक के कार्ड उसमें थे और मेडिसिन उसमें था। दिस इज़ अल्फ़ा। और वो बैग मैंने कभी ऐसे रखा भी नहीं साइड में। साइड में नहीं रखा। वो एक तो मेरे यहाँ पे रहेगा या इसके नीचे रहेगा, तकिए के, हाँ, तकिए सर के नीचे, वो दैट इज़ अल्फ़ा बैग। दूसरा था ब्राओ, एक मेरे पास ATM कार्ड एक्स्ट्रा था, वो मैंने ब्राओ में रखा था। और उसमें कुछ क्लोथ थे, वो मेरे यहाँ पे ऐसे रखता था वो, आगे, हाँ आगे वाला बैग था, उसमें कुछ क्लोथ थे, कुछ इसेंशियल्स थे, मेडिसिन का जो यदि कुछ हो जाता है इमरजेंसी में उसमें कुछ रखा था। और तीसरा बहुत बड़ा बैग पीछे था। तो इसमें क्या था सर कि ब्रावो और चार्ली में 2-2 ड्रेस थे, एक अंडरवेयर इधर, एक अंडरवेयर इधर, एक बनियन इधर, एक बनियन उधर। यू नेवर नो, आपका एक बैग मिस हो गया तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बैग की वजह से, तो यू हैव लाइक बैकअप, एक गया तो दूसरा है। अल्फा यू नेवर इमेजिन टू लूज। अल्फा तो अल्फा आपके साथ ही रहेगा, कुछ भी हो जाए, आप मर भी जाएंगे तो अल्फा आपके हाथ में ऐसे मर। ब्रावो चार्ली यू कैन टेक अ चांस, चार्ली के साथ चांस लेना है, क्योंकि चार्ली में कुछ वो स्लीपिंग बैग वगैरह था, उसको ऐसे ऊपर रखते थे, ब्रावो को नज़दीकी रखता था। तो कपड़े हो गया, गारमेंट्स, वार्म क्लोथ, और खाने की चीज़ें सर उसमें होनी है। कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ बीन्स, जैसे मूंग हो गया, तो वहीं के जो पल्सेस है, पल्सेस इसलिए कि आप उसको रात को पानी में डाल दो, सुबह खा पानी सकते, पी लो, वो खा लो, आपको सर बहुत अच्छा ये हो जाएगा। हाँ, और क्लोथ, मेडिसिन, लैपटॉप, वार्म क्लोथ। व्हाट अबाउट द पासपोर्ट एंड वीजा? दैट वाज इन अल्फा। अच्छा सॉरी, आई फॉरगॉट टू कीप, वो अल्फा ही में रहना है। हाँ, और भूलना नहीं, क्योंकि वो गया तो देश में आप रह गए वहीं। हाँ। इंडिया का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है ये जानना चाहूँगा। आप इतने देश घूमे हैं तो एज ए इंडियन आपका पासपोर्ट कितना अच्छा है? सर 1-2 जगह पे मुझे एंट्री नहीं मिला तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये इंडिया का पासपोर्ट थोड़ा सा वीक है। बट सर आई वेंट टू मीट सम ऑफिसर्स, उन्होंने मुझे लॉजिक बता दिया कि भाई देर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ वीक एंड स्ट्रांग। तो देखो लॉजिक ऐसा है, फॉर एग्जांपल फ्रांस ने ऐसा बोल दिया कि फ्रांस का, फॉर एग्जांपल मैक्सिको एक कंट्री, वहाँ का पॉपुलेशन है 10 करोड़। उन्होंने बोल दिया कि आज से हम इंडियन का कोई भी आएगा तो उसको वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे। अरे सर आप विश्वास नहीं करोगे, दूसरे दिन वहाँ पे 1 करोड़ लोग जाएंगे, 10 लाख तो आराम से जाएंगे सर। इमेजिन कर दीजिए, उनका खुद का पॉपुलेशन ही 10 करोड़ का है, वहाँ पे 10 लाख चले गए 10-15 दिन में, उनके खाने के लाले हो जाएंगे ना सर। तो चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है तो लोग बोलते कि यार वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट, तो वो रिस्ट्रिक्शन रख देते कि भाई आपके बैंक अकाउंट में इतना होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। अदरवाइज नेपाल भूटान के लोगों को कुछ जगह पे फ्री एंट्री है सर, बट इंडिया को नहीं है। तो नेपाल भूटान को है, पॉपुलेशन के हिसाब से पासपोर्ट ऐसा कहता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सर। वो हर बार चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू लाइक आपका जो क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। यूएसए ने आपके साथ किसने हमदर्दी दिखाई? हमारे ट्रम्प भाई साहब। अरे सर उन्होंने हमें वीज़ा नहीं दिया सर लास्ट तक। फिर तो आप यूएसए नहीं गए? नहीं, हम यूएस की बॉर्डर तक चले गए थे, बॉर्डर को टच किया। लेकिन आपको क्यों नहीं दिया? आपसे क्या उनको खतरा था? मतलब अमेरिका आपसे क्यों डरा? सर आई डोंट नो, दे डिडंट एक्सप्लेन देयर। मैंने 3 बार अप्लाई किया था। फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। रीजंस देते हैं क्या क्यों रिजेक्ट किया? नहीं। तो रिजेक्ट करने का कुछ तो आपको रीजन समझा होगा। नहीं समझता। तो आपको रिटर्न पासपोर्ट दे देंगे, थैंक यू वेरी मच बोल देंगे, चलो जाओ। तो उनको हमें जो अर्जी देनी होती है कि हम क्यों आए, क्या है, किसी लिए आए, और फिर भी वो। मेरा 2 मिनट का इंटरव्यू हुआ था फर्स्ट टाइम। तो मैंने उसको, मैं शायद सिडनी में था, तो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, तो फीस पे कर दिया, सब कुछ गया। एंड आई वाज लाइक मैं 6 कंट्री घूम के आया हूँ ऐसे करके। तो मैंने बोला मैम आई एम ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। हाँ मैंने देखा 6 कंट्री घुमा है आपने। मैंने बोला हाँ मैम 6 and I have like desire to go more. She said yes. Why you want to go? Do you have wife?
तुम्हें जॉब है क्या? मैंने बोला नो. फर्स्ट क्वेश्चन वाज आर यू मैरिड? आई सेड नो. डू यू हैव परमानेंट जॉब? आई सेड नो. तो तीसरा एक क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव सम प्रॉपर्टी? आई सेड माय फादर हैज लैंड. तो शी रिटर्न माय पासपोर्ट एंड सेड थैंक यू. कलाम. तो जनरली क्या होता है सर, फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड टूर में मुझे थोड़ा सा हो गया है कि आई थिंक फ्रॉम अनदर पर्सनस पर्सपेक्टिव. जैसे मैंने आपको बता दिया ना तो वीज़ा का कि एक वैसे सिमिलरली यदि मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ और कोई मेरे कंट्री में आना है तो मेरे क्राइटेरियाज है. वो पर्सन इधर आ रहा है वो मेरे कंट्री में पूरा बस न जाए, मेरे पे बर्डन न बन जाए. दूसरा रीज़न है ये बंदा आ रहा है, इधर आने के बाद उसने कोई टेररिज्म नहीं करना चाहिए. तो क्या होता है यदि किसी बंदे का शादी हो गया, उसकी वाइफ उधर है तो बंदा मेरे घर में मतलब मेरे कंट्री में ज़्यादा जमाई है. दूसरा बंदे को परमानेंट जॉब है तो ही विल नॉट स्टे इन माय कंट्री. सो देयर आर सम क्राइटेरियाज. तो मे बी मैं उस केस में फिट नहीं हुए आप उसमें. अभी एक चीज़ मुझे सूझ रही थी, आपने जब 3 साल कहा कि आप कंप्लीट करके फिर घर 3 साल लौटे. 3 दिन. हाँ देखिए 3 दिन तो क्या 3 साल के मुकाबले कम लग रहे हैं. नहीं वो राइम अच्छा करता ना. 3 साल 3 दिन था. लेकिन मैं कुछ ही दिन के लिए बाहर जाता हूँ तो मुझे 3 दिन के लिए भी जाता हूँ तो भी मुझे घर की याद आने लग जाती है. जब 3 साल कोई आदमी बाहर रहता है तो अपने देश से बाहर, वो भी तो घर की याद नहीं आती कि मैं अपने घर चला जाऊँ. सर ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ 21 दिन तक करोगे ना तो 22वां दिन जो रहेगा ना आपको रूटीन बन जाता है. बराबर. तो आपको जो घर की याद वगैरह सताती है वो सब चीज़ें ना तो 21 डेज हो जाता है. उसके बाद में जो उसका जो ग्रेविटी है ना कम होता जाता है. बट येस ऑफकोर्स आपको कभी कभी याद आती है, कभी माता जी को कुछ दर्द होता है, पिताजी को कुछ इशू हो जाता है तो आपको याद आती है. बट आई वॉज रियली ब्लेस, इतने सारे फ्रेंड थे. पिताजी दादाजी का कुछ सर्जरी था आई का. वो फ्रेंड ने बोला मैं गाड़ी भेज रहा हूँ गांव में, वो आएंगे और मेरे हॉस्पिटल मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में उनका सर्जरी हो जाएगा. जब तक सर्जरी हो जाएगा तब तक मैं ऑफिस छोड़ के वहाँ पे बैठता हूँ. तो आई वॉज ब्लेस्ड विथ फ्रेंड्स, दे टेक केयर ऑफ माई फैमिली, दे केयर ऑफ मी. तो सर कभी कभी मैं सोचता हूँ जो मैंने वर्ल्ड ट्रैवल किया ना, अरे सर हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे दोस्त लोग थे ना दे डिड एवरीथिंग. तो इट वेंट ऑन वेरी वेल. विष्णु सर आपने इतना घूमा तो आपको कोई क्रॉनिक बीमारी वगैरह है कि जिसकी वजह से जैसे डायबिटीज़ या कुछ तो परेशानी हुई होगी ट्रैवल में? सर ऐसा कोई क्रोनिक डिसीज़ वगैरह कुछ नहीं है. ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है वी हैव द पर्सन शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली हिट. ओनली इन दैट केस वो ये कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है ऐसा इतना लंबा दूरी का ट्रैवल. तो सर जब भी हम ट्रैवल करते हैं, ये एडवेंचर ट्रैवल हो किसी तरह का ट्रैवल हो, एक बंदा है जो मोर देन 500 किलोमीटर डिस्टेंस क्रॉस कर लेता है. फॉर एग्जांपल मैं मुंबई से दिल्ली जाता हूँ, डिस्टेंस है 500 किलोमीटर से ज़्यादा. तो एक रूल बना के रखना है कि यदि कोई भी आदमी 500 किलोमीटर से डिस्टेंस से ज़्यादा ट्रैवल करता है तो पहुँचने के बाद दूसरे दिन उसको वहाँ पे रेस्ट करना है और बॉडी को हाइड्रेट करना है, भरपूर सारा पानी पीना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा शांत रहना है. इसको टेक्निकली एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं. तो इसका मतलब ये है कि आप जब 500 किलोमीटर डिस्टेंस चेंज कर जाते हैं तो आपका वहाँ का एयर क्वालिटी चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन चेंज हो जाता है. उसके बाद में सर पृथ्वी का एक ग्रेविटेशन रहता है, वो फोर्स भी चेंज हो जाता है. करेक्ट. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स चेंजेस और आपको पता नहीं चलता है माइंड को, बट बॉडी को पता चलता है और बॉडी को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है उसके साथ. तो इट इज़ एडवाइज 500 किलोमीटर के बाद एक दिन रेस्ट करना है. कोई भी सीढ़ी भी नहीं ज़्यादा चढ़नी है, यदि नेसेसरी है तो करनी है, बट आपको बहुत सारा पानी पीना है या लिक्विड डाइट लेना है, खाना ढंग से खाना है और पूरा एक दिन रेस्ट होने के बाद में नेक्स्ट दिन यू स्टार्टेड ग्रेजुअली. दिस इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन. क्योंकि सी लेवल से मुंबई और दिल्ली वैसे भी अलग है. सो सी लेवल से अलग जाते हैं, जैसे आप हिमालय जाते हैं तो हिमालय बेस पे भी दे गिव यू टैबलेट टू एक्लेमेटाइज एंड दे टेल कि बेस पे आपको 1 या 2 दिन एक्लेमेटाइज के लिए रुकना है. इवन हमारी आर्मी फोर्स भी जाती है ना तो भी वो रुक के फिर ऊपर जाती है बिकॉज दे हैव टू एक्लेमेटाइज. दिस इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन सर. आपकी बॉडी जो है ये ह्यूमन बॉडी है, इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना सर. ये जब बनती है लाइक ये जब स्ट्रांग होती है ना तो यार ये
बहुत स्ट्रांग भी होती है, और जब बीमार हो जाती है ना तो बहुत ये weak हो ये जाते हैं। जाती है। हाँ। तो वी हैव टू ग्रेजुअली लाइक मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इसको समय देना होता है अपने आप को जी। स्टेबलाइज करने के लिए। जी। सर हम यूजुअली घूमने जाते हैं किसके लिए कि अनवाइंड हो और थोड़ा अलग एटमॉस्फेयर में जाए, रोज़ रूटीन में आके क्या यही 9 to 12 ऑफिस 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 करते रहते हैं। लेकिन आप तो 9 to 12 सिर्फ घूम ही रहे थे, तो आपके लिए वो जॉब हो गया था कि आपको मज़ा आ रहा था ये करने में? सर इनिशियली आई वॉज वेरी हैप्पी, एवरी डे वॉज चैलेंजिंग बट आई वॉज इंजॉइंग। बट जिस दिन मैंने बोल दिया था कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज दैट आई सर्कल द अर्थ, या उस दिन से वो हैप्पीनेस जो है वो कम होती। वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो गया एंड आई फील इट्स लाइक अ चैलेंज नाउ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे कंप्लीट ही करना है, इसके सिवा मैं घर नहीं जाऊँगा। माँ माता को वादा दिया। माता जी पैर तोड़ देंगे। अब माँ की बात हो गई, अभी वाइफ का जो बताना है वो लास्ट क्वेश्चन हाँ, में आप मेक्सिको बता में दो। कब पहुंचे आप? मेक्सिको में आपका लव स्टोरी कैसे हुआ और कैसे हुआ शादी, या वहाँ पे भी अरेंज मैरिज हुआ है? अच्छा, हाँ, when I was in Mexico, it was like advisory was there कि you will not drink water from the tap. Even in the home or houses, they get the water from the supplier, बड़े से bottle में. I used to boast, I drank water from the Mekong River, polluted Mekong River in Vietnam. I drank every part of the world. और ये ऐसा कौन सा पानी है जो हम नहीं हजम कर पाएंगे? हमने बीएमसी के कारपोरेशन का पानी हजम किया है। लेकिन ये शुद्ध होता है। रिचा पिंटो जी ने बताया, आपकी फ्रेंड ने, सबसे अच्छा शुद्ध पानी बीएमसी का होता है। BMC का होता है, ऐसा उन्होंने खुद। यस सर, आई थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ उसको। बीएमसी का जो पानी है सर, इट इज़ अनटच वाटर। अनटच मतलब वो जो माउंटेन में पानी है ना, इसको किसी ने अभी तक स्पर्श नहीं किया एनिमल्स के सिवा, मतलब फिश के सिवा। Correct. किसी आदमी ने उसको हाथ नहीं लगाया। बट जब वो पानी तानसा डैम से बांद्रा में आता है, और बांद्रा के लोग जब यहाँ पे वो कंटामिनेट करते हैं उसको, वो जो पाइपलाइन है उसको रिपेयर करते हैं, और पूरी तरह रिपेयर रात को कुछ लोग चोरी वाले जो है ना ऐसे ही कर देते, तो वहाँ पे सर आपका जो सीवरेज का पानी हो जाता वो है। मिक्स हो जाता है। नॉट एवरीवेयर, या बट यस सर, कुछ जगह पे होता है, तो दैट इज़ अ डेंजरस। ठीक है, आप कंटिन्यू। तो हाँ, हम तो बोस्ट करते थे कि यस हमने सब जगह का पानी पिया है, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। और वहाँ का पानी बहुत एक्सपेंसिव था सर, द रियल रीज़न। आप पानी लेंगे तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट अमाउंट, बट वो मुझे पैसा देना पड़ता था। और इंडियन मेंटेलिटी की जो पानी के लिए क्यों पैसा दें? हाँ सर, आई गॉट अ वायरस, और वो वायरस की वजह से लाइक मुझे क्या हो गया मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। इट्स वेरी लाइक अ पर्सनल रीज़न एंड समथिंग रिलेटेड टू दिस। सेम वे वहाँ पे मुझे कल्चरल शॉक हो गया, कल्चर नहीं, इट वॉज अ शॉक। मेरे साथ जो हो गया है मैं किसी को बता नहीं पा रहा था, तो किसी के पास से हेल्प कैसे ले लूँ? तो मतलब देयर आर फ्यू थिंग्स आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, लाइक प्राइवेट थिंग्स। तो सेम प्राइवेट थिंग हो गया था मेरे पास, और माई हेल्थ वॉज डिटोरेटिंग। तो मैंने एक बंदे को फ़ोन किया जिसको मैं कोलंबिया में जानता था। मैंने बोला, ही वॉज फ्रॉम मैक्सिको, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो ही सेड, विष्णु आई एम इन लंडन नाउ, सो आई विल सेंड समवन टू हेल्प यू। तो इवेंचुअली दैट लिलियन हैड कम एंड सी आई टोल्ड हर दिस इज दिस एंड सी सेड दिस इज़ वेरी नेचुरल हियर। अच्छा, होते ही सबको वहाँ पे? हाँ, तो बहुत सारे जो लोग बाहर से आते हैं उनको पता नहीं, उनको ये होना ही होना है। तो ऐसा मत समझो कि लाइक यू आर द ओनली पर्सन, you are infected. This is normal. Even local people are also infected with this. But only reason need to go to hospital fast and need to find out what is the criteria, कितना severe है वगैरह. So she helped me there. She used to take me to the hospitals, then laboratories. She was nurse. No, she is IT engineer. She was just helping you. She was helping me to go there, yeah, got here, and communicate with the doctor. They speak Spanish. I didn't understand that fully She Spanish. knew English. She knew English, and one of the worst thing was to communicate with the doctor. My doctor is Dr. Sangeeta. She work in BMC. She has been helping me since 2010. She know everything about my like physical things Yeah, and your medical records. medical records. मेरा allergy किससे है? Correct. My doctor was understanding English. That doctor understands Spanish. That doctor don't know English. My doctor don't know Spanish. Then मुझे एक याद आ गया कि जहाँ पे मैंने चिली में काम किया था वहाँ के जो डॉक्टर है दे नो स्मॉल इंग्लिश। तो वो मैक्सिको के डॉक्टर
चिली के डॉक्टर से बात कर दी थी चिली के डॉक्टर यहाँ के हमारे डॉक्टर से संगीता को बताते थे या टेक्स्ट कर देते कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हम्म, सो ये जो प्रोसेस है दैट्स हाउ आई लाइक लिलियन आई न्यू हर एंड आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग द टूर आफ्टर 1 year वी मैरिड इन इंडिया। लीनियन, हर नेम इज लीनियन। लिलियन लीनियन, ओके। जी। तो अभी माता जी ने एक्सेप्ट अनुमति दे दी थी कि उन्होंने खिलाफ रखा था कि अरे नहीं? सर माता जी ने बोला था इसलिए अच्छा, माता जी ने नहीं कहा कि आप शादी कर लीजिए? शी सेड लाइक शी इज रियली नाइस गर्ल, ओके। it was her recommendation, she said she is good girl and she is the best one for me। तो आप उनको कभी यहाँ लेके नहीं आए? लिलियन को, हाँ। Lilian had come here before the marriage, हम्म, she had come for the travel हम्म, after she had come here before the marriage, she stayed with my family, हम्म, तो उसको भी अच्छा लगा था। हम्म, So now in Mexico, what do you do or what shall she do? She work in Infosys, Okay. अच्छा, Infosys. Indian Good. company, हम्म, and I go there, sir, I cannot take a full time job because हर 5 महीने के लिए मुझे यहाँ पे आना है, Okay. तो आई टेक देयर लाइक इंग्लिश टीचिंग जॉब एंड इन द इवनिंग एज अ वेटर का टिप अच्छा मिलता है। Okay. विष्णु जी, आपसे बात करके एक चीज़ बहुत ही ऑस्ट्रक हूँ मैं कि आप जितने आसानी से ये सब चीज़ें बता रहे थे, आमतौर पर हमारी ज़िंदगी में हम जो डेली भले भाग दौड़ कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, भले लोकल ट्रेन में पीस के जा रहे हैं, लेकिन ये सब एक्चुअल में कोई मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे तो जब आप दुनिया में बाहर इतने घूमने जाते हैं और वो भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग आपको जानते नहीं हैं, उस जगह पे जब आपको सर्वाइव करना पड़ता है, वो एक्चुअल जो है लाइफ का स्ट्रगल है, और उसमें से आप अगर निकल सकते हो या उसको आप पार कर लेते हो, तो आई थिंक वो रियल आपने कुछ तो क्या बोलते हैं, दुनिया में रहने का जो है आपने वो एग्ज़ाम पास कर लिया है, ऐसा फील आ रहा है ये पूरा पॉडकास्ट। वो भी पैसे के बिना, वो भी पता नहीं, आई थिंक दिस इज़ द प्राइम ह्यूमन कैन बी, वो आज मुझे समझ में आया इस पूरे पॉडकास्ट से। सो विष्णु जी, थैंक यू सो मच आज आने के लिए। ये पॉडकास्ट बहुत लंबा था आई थिंक, लेकिन जो शायद एंड तक देखेगा वो कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन आपसे ज़रूर लेके जाएगा, इतनी मेरी उम्मीद है। आप वेजिटेरियन होके आपने इतने अलग अलग देशों में सर्वाइव किया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज कई देश वी ऑल आर अवेयर जहाँ वेजिटेरियन बहुत कम खाया जाता है, और बेसिकली आप जिस तरीके से डिसिप्लिन्ड हैं उस तरीके से भी सर्वाइव करना थोड़ा, मतलब कई लोग हिप्पी स्टाइल में होते हैं, चलो जो आया खा लिया, जो कर लिया वैसे। आपने बराबर डिसिप्लिन रखते हुए आपने चल के ही करेंगे, फ्लाइट नहीं लेंगे, पैसा वैसे ही करेंगे, उस हिसाब से जैसे आपने अपना पूरी जर्नी कंप्लीट की है। हैट्स ऑफ, आई फील आपने इंडिया को भी प्राउड किया है, और बाकी सब लोग जो भी इंस्पिरेशन लेना चाहें, और आपकी जो साइकिलिंग का जो इंडिया का मिशन है वो भी मेरे हिसाब से पूरा हो जाए। इसके लिए कोई हेल्प भी चाहिए तो शायद कोई वॉलंटियर आपको आगे भी मिल सकता है इस पॉडकास्ट से। थैंक यू फॉर कमिंग। आई हेट एप्पल्स नाउ। ड्यूरिंग द होल ट्रैवल आई एट सो मेनी एप्पल, और एप्पल की खासियत है सर, दुनिया के किसी भी कंट्री में आपको एप्पल मिलेगा। और दूसरी चीज़, एक एप्पल आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखोगे ना, 10 दिन टिकता है। आप नॉर्मल टेम्परेचर में कहीं पे भी रखते, फ्रिज में रखो, तो दुनिया भर में इतने सारे एप्पल खाए ना, तो पिछले मतलब मैं 2019 में आया ना, तो लगभग 6-7 साल हो गए, तो मैंने एक दिन भी घर पे एप्पल नहीं लाया है सर। एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे ना, सो नाउ यू डोंट कीप एनी एप्पल। इतने एप्पल खा लिए, अभी डॉक्टर आते ही नहीं पास में। थैंक यू। So thank you Vishnu ji so much for coming on our podcast. Thank you.